केमिस्ट्री कॉपी पेन लेके बैठना। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस, 1 2 3, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। पूरे चैप्टर में आप पढ़ते किसको हो। आपने कभी स्पंज देखा बेटा अपने घर पे? स्पंज कहां होता है पता है? आपके सोफा सेट पे स्पंज होता है। कभी सोफा सेट फाड़े हो तो उसमें से स्पंज निकलेगा। तो स्पंज की खास बात क्या होती है? अगर आपने स्पंज को, जो स्पंज होता है उसको पानी में डाल दिया सपोज, तो पानी में डालते हो फूल जाता है। कभी देखा होगा आपने, जैसे आप स्पंज को पानी में डालोगे वो फूल जाएगा। तो बेसिकली उसने क्या किया, सारा का सारा पानी अपने अंदर सोख लिया। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पानी जो है बेसिकली स्पंज के अंदर तक चला गया। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है यहां पर कोई एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से अंदर तक घुल चुका है, यूनिफॉर्मली घुल चुका है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? एडजॉर्प्शन पढ़ना है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है? एक चीज दूसरे चीज में पूरी अच्छी तरीके से अंदर तक घुल जाती है, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, यहां पर यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, हर एक जगह पर आपको स्पंज के अंदर पानी दिखेगा। ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है अगर आप डुबाने के बाद अगर ढूंढोगे तो वहां पर पानी नहीं है। आता है समझ में? सो दैट इज अ बल्क फिनोमिना। आपको सबको समझ में आ गया। लेकिन हमें यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दो, तो आपने घर पे चाय पी होगी, मम्मी ने आपको चाय पिलाई होगी, तो जब आप उसमें बिस्किट आप डुबोते हैं तो वो क्या है? बेसिकली वो एक एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। गुलाब जामुन के अंदर आपने कभी देखा हो चाशनी, है ना, ये मिट्टी मिट्टी चाशनी। चाशनी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, पूरे गुलाब जामुन के अंदर तक घुसी होती है। अपन एग्जांपल लेते हैं किसका? चौक का। अगर आपने चौक को पानी के अंदर डुबो दिया तो बेसिकली चौक पूरी तरह से पानी को सोख लेता है, गीला हो जाता है पूरी तरह से, वो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। जैसे कि स्पॉन्ज एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर सारे एग्जांपल जो बेसिकली ये दे रखे हैं आपको, सारे एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। अब मजे की बात देखो, यहां पर जो काम की बात है ना उसके ऊपर चलते हैं। एब्जॉर्प्शन के केस में एक तो अपने अंदर सोखता है और एक अंदर जाके सूख जाता है। सूख जाता मतलब समझते हो? यानी कि यहां पर दो चीजें हैं जो आपस में यहां पर एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को कर रही हैं। एक तो है पानी, वाटर, और दूसरा है स्पंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक पानी और दूसरा स्पंज है। तो यहां पर इन दोनों को बोलते क्या है? यहां पर इन दोनों को बोलते क्या है? तो बेसिकली आप लोग देखो, जो सोखता है यानी कि स्पंज, ये बेसिकली क्या कहलाता है? जो स्पंज है बेसिकली वो एब्जॉर्बेंट कहलाता है। याद रखना, एब्जॉर्बेंट आता है सोलवेंट, याद रखोगे, सोलवेंट, जैसे कि एब्जॉर्बेंट। तो स्पॉन्ज को एब्जॉर्बेंट बोलेंगे, लेकिन यह जो पानी है जो खुद उसके अंदर घुस रहा है, बेसिकली उस पानी को क्या बोलते हैं? उस पानी को बोलते हैं एब्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेट। तो यहां पर दो टर्म हो गई, एक तो एब्जॉर्बेट, दूसरा एब्जॉर्बेंट। जो बेसिकली एब्जॉर्ब हुआ है वो एब्जॉर्बेट कहलाता है, जो एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्बेंट कहलाता है। सबको समझ में आ गया? इसको आप ऐसे याद रखते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो एब्जॉर्बेट जो होता है वो सॉल्यूट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो हमारे पास सॉल्यूट है। तो बेसिकली स्पॉन्ज क्या हो गया? स्पॉन्ज हमारे लिए सॉल्वेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे। तो पूरा चैप्टर ध्यान से करना, मजा आपको तभी आएगा। तो यहां पर स्पॉन्ज हमारे लिए एब्जॉर्बेंट है और पानी हमारे लिए एब्जॉर्बेट है। ध्यान से इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा सवाल है ये, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके जो मास्टर जी हैं, जब आप स्कूल जाते थे, जब एक वक्त था कि आप स्कूल जाते थे तो मास्टर जी आपके क्या करते थे? बोर्ड के ऊपर लिखते थे। तो मेरा सवाल यह है कि जब मास्टर जी बोर्ड के ऊपर चौक से लिख रहे हैं तो क्या वो भी एब्जॉर्प्शन है? ना बेटा ना। क्या वो भी एब्जॉर्प्शन है? नहीं बाबा ना। सबको समझ में आ गया? वो एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो वो क्या है? बेसिकली वो है एडजॉर्प्शन। जरा आप चेक करो, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये है एडजॉर्प्शन। डी लग गया। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है? मास्टर जी ने चौक से लिखा, यहां पर बोर्ड के ऊपर जो चौक है वो सिर्फ सरफेस पे चिपका हुआ है, वो सिर्फ सरफेस पे चिपका हुआ है। जब आप इसको साफ करने जाओगे तो वो आसानी से साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर नहीं है, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन नहीं, इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। बी की जगह क्या लगा देते हैं? बी की जगह हम लोग डी लगा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल जरा देखिएगा, इसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब सवाल यह कि एडजॉर्प्शन का फिर हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगा? यहां पर एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है जहां पर आपका एडजॉर्बेट सिर्फ और सिर्फ कहां पर?
एक्यूमुलेट होता है या कहां पर इकट्ठा होता है? सरफेस पे। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। यहां पर ज्यादातर आपको कंसंट्रेशन किधर मिलेगी? यहां पर ज्यादातर कंसंट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर मिलेगी। मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई चीज ली है तो उसके सरफेस पर आपने क्या किया? किसी चीज को चिपका दिया है, अंदर तक नहीं गई है वो चीज। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सबको समझ में आया? अब सवाल यह है कि एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता क्यों है, लेकिन उससे पहले एग्जांपल देख लो। यहां पर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एडजॉर्प्शन के एग्जांपल कौन से हैं? विल टॉक अबाउट दैट। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमिना के एग्जांपल कौन से हैं? तो सबसे पहले है सिलिका जेल। आप कोई भी नई चीज खरीदो, आप कभी बोतल खरीदे हो, अपने पानी की बोतल जो मम्मी खरीदती है उसके अंदर आपको सिलिका जेल मिलती है। वो क्या करता है? वो मॉइस्चर को सोखता है। तो सिलिका जेल क्या है? बेसिकली एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। जैसे कि आपका मास्टर जी का बोर्ड एंड चोक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। जैसे कि यहां पर देखिए चोक और बोर्ड किसका एग्जांपल है? एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। अब यहां पर कोई बोले कि कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है, तो बेटा जो सरफेस पे अपने आप को एडजॉर्ब करता है वो एडजॉर्बेट है, और जो बेसिकली एडजॉर्ब कर रहा है वो एडजॉर्बेंट है। मतलब अगर आप ध्यान से समझे तो ये हमारे पास जो बोर्ड है वो तो है एडजॉर्बेंट। बोर्ड हमारे पास एडजॉर्बेंट है क्योंकि ये चोक को अपने अंदर एडजॉर्ब कर रहा है, और चोक क्या हो गया हमारे लिए? दैट इज एडजॉर्बेट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों में फर्क है, टर्म्स आप चेक कर लेना। सो नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व दीज थिंग्स। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होती है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अपन यहां पर बात करते हैं कि भैया यहां पर एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है, क्यों होता है एडजॉर्प्शन। सवाल ये हमारे सामने कि हमारा ये जो एडजॉर्प्शन है वो होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन। और इसके ऊपर नीट में सीधा सवाल पूछा गया था। नीट में सवाल था कि भैया एडजॉर्प्शन होता क्यों है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर नीट एडजॉर्प्शन होता क्यों है। तो बेटा होता कुछ क्यों है जरा आप चेक करो। मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं और उस कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल है। अब आप ना वाटर के मॉलिक्यूल दो जगह पे देखो, एक तो बिल्कुल अंदर, ठीक है, और एक यहां पर देखो सरफेस पर। जो बिल्कुल अंदर है वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, मतलब वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। जरा आप चेक करो। लेकिन जो आपके पास मॉलिक्यूल, जरा आप चेक करना, जो आपके पास मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसके पास बैलेंस फोर्स होता है, वो स्टेबल होता है और उसके पास लेस एनर्जी होती है क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के ऊपर है, अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है तो बेटा उसके ऊपर आपको पता है कि तीन ही मॉलिक्यूल अपना फोर्स लगा रहे होंगे क्योंकि उसके ऊपर मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो अगर उसके ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है तो यहां पर अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि सरफेस का मॉलिक्यूल अपने दाएं से, अपने बाएं से और नीचे से ही मॉलिक्यूल से घिरा होगा। क्या वो ऊपर से घिरा होगा? नहीं। तो यहां पर अनइक्वल फोर्स होते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के साथ साथ इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो बेसिकली जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऊपर से किसी भी चीज को अपने साथ चिपकाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने अपने ऊपर से किसी को चिपकाने की कोशिश करता है उस वे से एडजॉर्प्शन होता है। सबको समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है? तो बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सरफेस का मॉलिक्यूल क्या करता है? एडजॉर्प्शन करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई पूछे, नीट में सवाल आ जाए कि बताओ बच्चों एडजॉर्प्शन क्यों होता है, अगर कोई पूछे कि बताओ बच्चों एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो क्या जवाब दोगे? तो वहां पर बोलना इट इज ड्यू टू बैलेंस दी अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन करता है सरफेस का मॉलिक्यूल। सब लोग कॉपी के अंदर लिखो, मैं दोबारा बोलता हूं, सरफेस का मॉलिक्यूल अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन करता है, अपने ऊपर किसी ना किसी को सोख लेता है। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब चलिए यहां तो चलो अब हम आगे चलते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं अपनी मम्मी को वहां पर बोलो, मम्मी मेरे को कुछ खाने पीने को दे दो। यहां पर अरविंद सर सारा खाने पीने का लेके बैठे हैं, मेरे को तो दे दो कम से कम, मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूं। समझ में आता है? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ना 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 धूम मचा ले। चलिए अब शुरू करते हैं। अब अगला काम क्या है?
तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब हम यहां पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में फर्क करेंगे। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। तो चलो अब एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन बेटा बल्क फिनोमिना होता है, मतलब ये पूरी तरह से अंदर तक घुल जाता है, ये बल्क फिनोमिना होता है। लेकिन एडजॉर्प्शन बेसिकली बल्क फिनोमिना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है, सरफेस पर होता है, ये बात याद रखना। दूसरी बात पर आते हैं। सेकंड बात ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जितने भी एड्सॉर्बेट हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्बेंट के अंदर घुल जाते हैं, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन एडजॉर्प्शन पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आप लोगों को यह दिखेगा फिनोमिना, अंदर तक तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, जबकि ये यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली, ना तो ये एक्सोथर्मिक होता है ना ही ये एंडोथर्मिक होता है, मतलब यहां पर कोई हीट और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। बेटा लिख लो, काम आएगा ये सवाल, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, यहां पर जब भी ये फिनोमिना होगा यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब यहां से हीट हमेशा बाहर निकलेगी एडजॉर्प्शन के टाइम पे, हीट बाहर जाएगी, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, बहुत काम आएगा। यहां पर मजे की बात देखो, यहां पर रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हर जगह पे आपका एब्जॉर्बेट घुस रहा होता है यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर आप एडजॉर्प्शन की बात करो तो बेटा एडजॉर्प्शन बेसिकली उसकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। शुरू में तो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे सरफेस पे एरिया कवर होता जाएगा इसकी बेसिकली स्पीड गिरती जाएगी। आ रहा है सबको समझ में, इसकी स्पीड गिरती जाएगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पर। ये इंडिपेंडेंट होता है, एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, जबकि एडजॉर्प्शन बिल्कुल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि तो सरफेस फिनोमिना ही होता है। आया सबको समझ में। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर मजेदार चीज पर। आपको पता है कि अगर किसी के अंदर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोहरा हो रहा हो, ध्यान से समझना, अगर किसी के अंदर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हो तो उसको हम लोग जॉर्प्शन कहते हैं। इन दोनों के फिनोमिना के जिसके अंदर ये दोनों चीजें हो रही हैं उसको जॉर्प्शन कहते हैं। अब यहां पर जॉर्प्शन का एग्जांपल देता हूं। अगर आपने अपनी मम्मी की कभी चुन्नी डाई करवाई हो, मैं बचपन में जाता था जब मैं छोटा सा था, अपनी मम्मी की चुन्नी, अपनी दीदी की चुन्नी को डाई करवाने के लिए देके आता। तो डाई जो करवाते हैं बेसिकली फैब्रिक को जब भी डाई करवाया जाता है तो वो फिनोमिना एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों होते हैं उसके अंदर। मतलब आपकी जो डाई होती है बेसिकली ना सिर्फ अंदर तक जाती है, सरफेस पर भी चिपक जाती है। इसलिए मम्मी बोलती है ना, जाओ सफेद चुन्नी है, जाओ इसको लाल करवा के लेके आ। कभी किया होगा, पता नहीं तुमने किया है कि नहीं किया, हमने तो बहुत किया है। हम छोटे से बच्चे थे, बोलते थे रेड कलर में करके दो, है ना। आजकल तो चुन्नियां सारी कलर्ड ही होती हैं, लेकिन पहले कलर करवाया जाता था। तो यहां पर जिस भी फिनोमिना, जिस भी आपको केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों दिख रहा है उसको जॉर्प्शन कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप यहां पर जरा चेक करना, यहां पर अगर आप चाहते हो कि भैया यहां पर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट से अलग हो जाए, अगर आप ये चाहते हो कि एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट से अलग हो जाए तो वहां पर आप रिमूवल भी पॉसिबल है। सबको समझ में आ गया, इसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। मतलब अगर आप एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से अलग कर दो तो इस फिनोमिना को हम लोग डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, जब आप एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से अलग कर देते हो। सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहां पर एडजॉर्प्शन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। फटाफट से खत्म करना है हमें चैप्टर को, ध्यान से आप इसको देखते रहना। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन जरा हम चेक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब ये काम की चीज है। डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ नेचर बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के हिसाब से एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, याद रखना। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है। पहला होता है यहां पर फिजिडॉप्शन जो कि वीक होता है, फिजिडॉप्शन जो कि वीक होता है। लेकिन एक यहां पर जरा आप चेक करना, एक एडजॉर्प्शन बड़ा स्ट्रांग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमिजॉर्प्शन। तो बेसिकली यहां पर दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक तो होता है वीक तरह का, एक होता है स्ट्रांग तरह का। तो वीक तरह वाले को बोलते हैं बेसिकली फिजिडॉप्शन, स्ट्रांग तरह वाले को बोलते हैं कैमिजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन बोला जाता है वीक वाले को, और इसको बेसिकली हम लोग फिजिडॉप्शन कहते हैं। और स्ट्रांग वाले को केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, जिसको कैमिजॉर्प्शन भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा,
अगर कोई पूछे आपसे कि फिजिक्स ऑप्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो होता है वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और केमिज ऑप्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वहां पे। कई बच्चे यहां पर है ना, मैंने दो धुरंधर दिखाए लड़ते हुए, भाई साहब की इसकी मसल देखो भाई की, लोगों के जो बाइसेप होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, इस भाई के बाइसेप नीचे लटक रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये फिजिक्स ऑप्शन है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये फिजिक्स ऑप्शन है, और यहां पर ये भाई का ये केमिज ऑप्शन है। तो फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक वीक होता है दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है, सबको समझ में आया। चलिए अब फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के बीच में डिफरेंस को जरा चेक करते हैं। अब यहां पर ये काम की चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन, तो इसको आप अच्छे से चेक करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ना, उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होते हैं, फिजिक्स ऑप्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि केमिज ऑप्शन में आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं यार, इसमें आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सबको समझ में आ गया। तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहां पर रिलेटिवली वीक ये बॉन्ड होते हैं, यहां पर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा मजे की बात, क्योंकि यहां पर वीक बॉन्ड बनते हैं, तो यहां पर बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलती है वो बहुत ही कम होती है, जो कि होती है 20 से 40, क्योंकि बॉन्ड ही वीक बना है तो एनर्जी भी कम बाहर निकलेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है तो वहां पर एनर्जी भी ज्यादा बाहर निकलेगी। तो केमिज ऑप्शन में एनर्जी ज्यादा बाहर निकलती है, फिजिक्स ऑप्शन में एनर्जी कम बाहर निकलती है। और मैं बाहर निकलने का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एडजॉर्प्शन के अंदर यस डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये सबको समझ में आया। यहां पर फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब यह हो गया कि अगर आप एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को अलग अलग करना चाहें तो वह आसानी से अलग हो जाएगा, लेकिन केमिज ऑप्शन के अंदर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग नहीं होते। केमिज ऑप्शन के अंदर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होते। तो बेसिकली वो कैसा होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहां पर क्या समझ में आता है, यहां पर फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है, केमिज ऑप्शन इरिवर्सिबल होता है। और मजे की बात देखो, फिजिक्स ऑप्शन बेटा मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर का मतलब यहां पर फिजिक्स ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस की ऊपर वाली लेयर, अंदर वाली थोड़ी सी अंदर की तरफ लेयर तक भी जा सकता है, वो समझ में आता है। तो ये मल्टी लेयर होता है, एक ऊपर की लेयर और उसके नीचे की लेयर तक वो कवर कर सकता है। लेकिन केमिज ऑप्शन कभी भी मल्टी लेयर नहीं होता, केमिज ऑप्शन मोनो लेयर होता है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है, केमिज ऑप्शन मोनो लेयर होता है। सबको समझ में आया। और क्या डिफरेंस है, फिजिक्स ऑप्शन कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जहां पर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। केमिज ऑप्शन बिल्कुल स्पेसिफिक है, यहां पर आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मिक्स होने के बाद कैसे केमिकल बॉन्ड और कौन सा नया प्रोडक्ट बना है, तो ये स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा और क्या है, जरा ध्यान से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि यहां पर मुझे मालूम पड़ेगा कि फिजिक्स ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि केमिज ऑप्शन स्पेसिफिक होता है। यहां पर सारी चीजें फिक्स होती हैं। फिजिक्स ऑप्शन कब होता है, लोअर टेम्परेचर पर होता है ज्यादातर। फिजिक्स ऑप्शन ज्यादातर लोअर टेम्परेचर पर आपको होता हुआ दिखेगा, जबकि केमिज ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो केमिज ऑप्शन आप लोगों को ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप लोग ये याद रखना, जैसे जैसे आप लोग यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हो इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यानी कि फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घटने लगता है। अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो फिजिक्स ऑप्शन घटेगा, लेकिन अगर आपने केमिज ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो केमिज ऑप्शन बेटा बढ़ेगा। ये मजे की बात है। अरे यार आपको भी पता है केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होती है, इसका मतलब केमिज ऑप्शन जल्दी होगा। आ गया सबको समझ में। अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स ऑप्शन के। तो फिजिक्स ऑप्शन के एग्जांपल क्या है, जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल है, आपने कभी देखा है जो कोल माइंस में काम करते हैं वहां पर गंदी गंदी गैसें निकलती हैं, तो बेसिकली उन गैसों से बचने के लिए हमको ऐसा हेलमेट दिया जाता है। आप समझ लेना कि अगर हमने अपनी धरती का, अपनी अर्थ का ध्यान नहीं रखा और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते गया तो एक दिन हमें ऐसे मास्क निकाल के ही बाहर निकलना पड़ेगा। दिल्ली में तो यही हालत है और बहुत सारे शहरों में यही हालत है कि ऐसे ऐसे मास्क उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि एयर में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम लोग उसी पोल्यूशन से ही बीमार हो जाएंगे, हमारे फेफड़े खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे गंदे गंदे मास्क हम लोगों को इन फ्यूचर पहनने पड़ेंगे और आपको इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी मिल जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि भैया फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है, यहां पर एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास्क के अंदर ये जो जगह है, ये जो जगह बेसिकली वहां पर ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, इन फिल्टर के अंदर चारकोल भरा होता है और ये चारकोल क्या करता है, गंदी गंदी गैसेस को जो हमारे लिए खराब हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। तो उसको हम लोग फिजिक्स ऑप्शन कहते हैं। सबको समझ में आया। दूसरा यहां पर क्या एग्जांपल है, यस एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड टू एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ चारकोल।
चारकोल जब भी एसिडिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल होता है, वहां पर आप उसको अलग भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट केमिज ऑप्शन? बेटा केमिज ऑप्शन का एग्जांपल क्या है? केमिज ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आपने लीचिंग पढ़ी थी, लीचिंग फिनोमिना का एग्जांपल ही दे रहा है ये। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन बेसिकली वो केमिज ऑप्शन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जब भी निकल के साथ जाती है तो वो केमिज ऑप्शन का एग्जांपल होता है। आप जब भी हाइड्रोजनेशन कराते हो तो वो हाइड्रोजन निकल के सरफेस पर चिपक जाती है, वो केमिज ऑप्शन होता है। और एक मजे की बात बताता हूं, व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रेफाइट, आपको बता देता हूं कि अगर आपने ग्रेफाइट लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है? केमिज ऑप्शन का। मजे की बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बनेगी। अब अगर इसको अलग करना चाहोगे तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन अलग नहीं होगा, यहां पर आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाहर निकलते दिखेगी। समझ में आ गया? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिज ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अलग नहीं कर पाओगे, मतलब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि केमिज ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि भैया कितने फैक्टर है जो कि एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर की तरफ चलते हैं। पहला फैक्टर है यस नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, दूसरा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर। तो चार फैक्टर है जो कि यहां पर मेन है। ये चार फैक्टर है जो कि एड्सॉर्प्शन फिनोमिना को क्या करते हैं? स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। मतलब एड्सॉर्प्शन फिनोमिना कम होगा या ज्यादा, ये किस पे डिपेंड करेगा? एड्सॉर्बेट पे, एड्सॉर्बेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और यहां से आपकी फ्रूडिलिच की आइसोथर्म भी आएगी। इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पर बात हम करेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पर। तो यहां पर आपको एक मजेदार बात बताता हूं, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। सबको पता है कि ये सरफेस फिनोमिना है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर केमिकल रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोयले को भी जलाना चाहते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको किस में ले जाओ? आप उसको पाउडर फॉर्म में लेके जाओ। आपके घर में कभी मिठाइयां बनती होंगी, आपके घर में गुड़ आता होगा, तो गुड़ को पहले क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। और मम्मी आपको बोलती है कि पहले गुड़ को जो मेल्ट करना है उस गुड़ के टुकड़े करो। आप गुड़ के टुकड़े करोगे तो कम एनर्जी में वो मेल्ट हो जाएगा। आपने बहुत बार एक काम करके देखा होगा। तो जो चीज पाउडर फॉर्म में होती है, अब पाउडर फॉर्म में क्या हुआ? जब भी आके ये देखो, ये एक बड़ा सा टुकड़ा था, अब इसका सरफेस एरिया अगर कोई आके चिपकेगा तो यही सरफेस एरिया है इसका। लेकिन अगर आपने इसको छोटे छोटे दानों में बदल दिया तो बेसिकली अंदर वाले जो यहां पर दाना था जो कि बाहर से अनभिज्ञ था, बाहर वाली कोई भी चीज आके इस अंदर वाले दाने को छू नहीं सकती थी, अभी अलग हो गया। अब अंदर वाले दाने तक भी वो चीज पहुंच जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इससे केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है केमिकल रिएक्शन उतनी ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मली इसको डिवाइड करते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, जहां से एड्सॉर्प्शन फिनोमिना बढ़ जाए। दूसरा होता है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ऐसी गैसेस बड़ी आसानी से एड्सॉर्ब हो जाती हैं जिनका लिक्विफिकेशन आसान होता है। अब लिक्विफिकेशन आसान किसका होता है? याद करो आप लोग, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। अगर आप लिक्विफिकेशन जिसका आसान चाहते हो, ऐसी गैस कौन सी पहचानोगे जिसका लिक्विफिकेशन आसान होता है? वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन आसान होता है। यहां पर लिखा है हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस मोर विल बी द लिक्विफिकेशन, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन। प्लीज आप लिखो, काम आएगा। जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उस गैस को एड्सॉर्ब करना आसान होता है। ये बहुत बच्चों को पता नहीं है। याद रखना, यहां पर चैंपियन वही है जो पूरे चैप्टर को करेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका एड्सॉर्प्शन आसान होता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं पहले वाले डब्बे में आप लोग गैसेस दिखा रहा हूं, दूसरे वाले डब्बे में क्रिटिकल टेम्परेचर दिखा रहा हूं। तो गैसेस को जरा चेक करो। मैंने पहली गैस ली SO2, दूसरी गैस ली अमोनिया, तीसरी ली CO2, चौथी ली यहां पर मीथेन गैस, पांचवी ली कार्बन मोनोऑक्साइड, छठी ली मैंने नाइट्रोजन, सातवीं ली हाइड्रोजन। चलो मैं अब आपको क्या करूंगा, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाता हूं। तो जरा आप इसको चेक करना, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर जरा चेक करो। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए, रट्टा नहीं मारना आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 430, 406, 304, 190, 134, 126 और 33। अब मैं अगर आपसे पूछूं, जरा आप चेक करना किस में एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ऊपर से यहां तक
क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली घट रहा है तो एड्सॉर्प्शन भी घटेगा। तो अगर मैं आप लोगों को सीधे सीधे एग्जांपल दूं तो मतलब ये निकलता है इसका कि यहां पर सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन किसकी होगी, सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन यहां पर SO2 की होगी, और सेकंड नंबर पे किसकी होगी, सेकंड नंबर पे यहां पर अमोनिया की होगी, थर्ड नंबर पे किसकी होगी, थर्ड नंबर पे यहां पर CO2 की होगी। तो यहां पर इस तरह से एड्सॉर्प्शन होगी। और सबसे कम एड्सॉर्प्शन किसकी होगी, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो इनकी एड्सॉर्प्शन कम होगी। और ये 11th क्लास का फिनोमिना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। चल रहा है, सब लोगों को सुनाई दे रहा है? टेक्निकल टीम प्लीज मुझे बताओ एक बार, सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब देखो चौथा यहां पर फिनोमिना क्या है, चौथा फिनोमिना है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सबको पता है यार, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेसिकली मॉलिक्यूल तो दूर भागेगा ना, एड्सॉर्ब क्यों होगा? समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में टेम्परेचर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। इन दैट केस अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा। ये याद रखो, अगर आप एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन करना चाहते हैं तो डेल्टा एच का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव, ये तो सबको पता है। तो बेसिकली अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन, और टेम्परेचर को कम किया तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, दैट मस्ट बी मोर क्लियर कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन बेसिकली घटने लगेगा, डिसॉर्प्शन बढ़ने लगेगा। कारण क्या है उसका, यार सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल आके अपने आप को एड्सॉर्ब करवाना चाहता है और मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेसिकली क्या होगा, ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द रीजन व्हाई यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन की वैल्यू घटने लगती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझाता हूं इस चीज को, जरा आप देखना। यहां पर है ना, आप लोगों को ग्राफिकली मैं समझाता हूं। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है और यहां पर ग्राफिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जरा आप चेक करना। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यहां पर आपका बेसिकली एड्सॉर्प्शन कम होते जा रहा है। किसका एड्सॉर्प्शन कम होते जा रहा है? यहां पर नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन आपका कम होते जा रहा है। जरा आप चेक करो, जैसे 193 केल्विन टेम्परेचर था, एड्सॉर्प्शन ज्यादा था। जैसे ही 247 किया, एड्सॉर्प्शन कम हो गया बेसिकली, और जैसे ही 273 के एड्सॉर्प्शन और कम हो गया। तो बेसिकली यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन का वॉल्यूम घटते रहता है, घटने लगता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ना, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने अभी एक और पड़ाव पार किया, हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा, और अब जो चीज आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्रूडलिच का आइसोथर्म। इज दिस क्लियर? फ्रूडलिच का आइसोथर्म। लेकिन आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में आएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन, गोल्ड नंबर। समझ में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आज हम लोग, पूरे तरह से बैठोगे मेरे साथ। चलो फटाफट से, ब्रेक हो गया खत्म। आई थिंक मैंने भी आम की लड़ियां खा ली है, तुम लोगों ने भी खा ली होगी। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आगे की खेल। अब हम पढ़ेंगे फ्रूडलिच का आइसोथर्म। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से सवाल आते हैं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया ताकि आप लोग यहां पर फ्रूडलिच के आइसोथर्म को समझ सको। तो लेट्स स्टार्ट फ्रूडलिच आइसोथर्म, जिस पे सवाल 100% आएगा। मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, इसको ध्यान से समझना भैया। चलिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो फ्रूडलिच के आइसोथर्म में करते क्या है, यहां पर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के बीच में करते हैं कि भैया कितना एब्जॉर्ब, यहां पर कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है प्रेशर के रिस्पेक्ट में। आपको ये तो पता होगा कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो पक्का है कि एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ये तो तय है। तो इन दोनों के बीच के ग्राफ को फ्रूडलिच ने बताया, और इसी को बोलते हैं फ्रूडलिच की आइसोथर्म। तो यहां पर सबसे पहले तो किस किस के बीच में ग्राफ बनता है, यहां पर एक ग्राफ प्लॉट होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कितना चीज, कितनी एड्सॉर्ब हुई है। तो यहां पर सबसे पहले x क्या है, x इज द क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट, x इज द क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट जो कि एड्सॉर्ब हुई है। तो m क्या है, m इज बेसिकली द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो यहां पर क्या बोला गया आपसे, आपसे कहा गया कि इतना एड्सॉर्बेट इतने एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हुआ है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझे आप? तो x by m का मतलब क्या होता है, x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। बहुत आसान है यार, बच्चों के जैसा है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो x by m को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यस दैट इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड, गैस एब्सॉर्ब्ड।
कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई है, एडजॉर्ब हुई है, उसका अमाउंट कितना है, उसको कैसे दिखाया जाता है, उसको x/m से दिखाया जाता है। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं x/m वर्सेस प्रेशर, और बेसिकली इस ग्राफ को हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट में रखते हुए करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए करते हैं, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, इसी को फ्रूडलिच की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। अब आप जरा चेक करो बेसिकली ये कैसे पता लगता है, आप जरा मैं उसके बताता हूं। यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि आप लोग यहां पर क्या करते हैं, आप लोग यहां पर बेसिकली आपको सबको पता है कि अगर आपने यहां पर एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने प्रेशर बनाया, तो यहां पर और अंदर यहां पर ये एक चीज है जो कि क्या करेगी, बेसिकली एडजॉर्प्शन का काम कर रही है। तो जितना प्रेशर बनाओगे उतनी जल्दी इनके सरफेस पर चीज क्या होगी, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे सरफेस पर उतनी चीज घुलती जाएगी। यस, तो यहां पर बेसिकली क्या हो गया, यहां पर हमें यह पता लग गया कि जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है बेसिकली वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ते जाएगा, सबको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ते जाएगा, ये खास बात होती है। जैसे कि आप इस ईंट को देखो, ये ईंट जो एडजॉर्ब कर रही है वो खाली है, लेकिन अगर आपने प्रेशर बनाया तो उसने फटाफट से क्या किया, मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लिया। तो मजे की बात देखो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, आपका यहां पर ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है, मैं इधर लाइन खींच देता हूं। तो यहां पर एक्स एक्सिस पर आप प्रेशर लेते हो और वाई एक्सिस पर आप क्या लेते हो, x/m। ये लाइन को भूल जाना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन आप थोड़ा सा गौर मत करना, इस लाइन को भूल जाना। मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट से थोड़ा सा शार्पली हटा देता हूं। तो व्हाइट कहां है, यहां पर ही मैं इसको हटा देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मुझे तो खुद को ही व्हाइट नहीं दिख रहा, अच्छा छोड़ो, यहां पर हटाते नहीं है अपन, सीधे यहां पर चलते हैं। तो बेसिकली यहां पर ग्राफ कैसा बनता है, इनिशियली जब आप प्रेशर बनाते हो यहां पर जो भी अमाउंट होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बनाते जाओगे आपकी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहां पर जो आपकी प्रेशर x/m की वैल्यू है प्रेशर के 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब यहां पर ये कैसे पता लगा, ये बेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए धीरे धीरे, मतलब समझो, मतलब ये है कि मान लो मैंने एक ग्लास लिया और मैं इस पे प्रेशर बनाते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं। ऐसा थोड़ी हो कि मैं कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहा हूं और कंटिन्यूसली घुलती ही जा रही है। अरे यार सरफेस की लिमिट है, सरफेस अगर पूरा कवर हो गया तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे और जैसे जैसे वो एड्सॉर्ब करता जाएगा धीरे धीरे क्वांटिटी कम एड्सॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी और लास्ट में तो सैचुरेशन आ जाएगा। लास्ट में देखो यहां पर सैचुरेशन आ गया, और मतलब क्या हुआ कि अब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो बेसिकली यहां पर एड्सॉर्प्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप खुद से दिमाग लगाओ, पहले तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पर x/m का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और एकदम सैचुरेशन पे चला गया बाद में। तो यहां पर बेसिकली इसी बिहाफ पर फ्रूडलिच ने क्या किया था, अपना एक आइसोथर्म दिया था। अब वो आइसोथर्म क्या था, अब इसी के बिहाफ पे हम लोग देखते हैं, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर किस तरह से उसने आइसोथर्म को लिखा, और ये जो पीएस प्रेशर है बेसिकली ये क्या है, ये सैचुरेशन पॉइंट पर प्रेशर आ गया है, मतलब अब ये सैचुरेशन पर पहुंच गया। अब इसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर आपकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगी, अब हो चुकी जितनी होनी थी। आया सबको समझ में। तो लो प्रेशर के ग्राफ पे तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इंटरमीडिएट पे प्रेशर के 1/n वैल्यू पर आ जाता है। ये समझ में आ गया, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पर x/m पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी प्रेशर बना लो x/m की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, इसको बोलते हैं एट हाई टेंपरेचर। तो बेसिकली फ्रूडलिच के आइसोथर्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, हाई प्रेशर। सबको समझ में आ गया, और ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। और मैं एक बात जानता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा हार्ड आने लगता है ना चीज, वो भाग जाते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं रहती, उनको लगता है कि अपने तो बस की बात ही नहीं है, छोड़ो। अगर बेटा डॉक्टर बनना है ना तो आपको हर एक चीज समझनी और सीखनी पड़ेगी, इसलिए बैठना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, एक चीज शुरू में समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में बढ़ते रहते हो आपको वो चीज समझ में आने लगती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पूरी चीज को पढ़ो, अभी तक खत्म नहीं हुई है फ्रूडलिच की आइसोथर्म। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं यहां पर ग्राफ जो प्लॉट होता है वो प्रेशर और यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में होता है। पहले इनिशियली क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे बेसिकली एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा,
लेकिन यहां पर खुद ही सोचो यार, हर किसी चीज की एक लिमिट होती है। फिर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी। फाइनली यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर एक्स बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इनिशियल यानी कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे तो एक्चुअली एक्स बाई एम का वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक्स बाई एम का वैल्यू यहां पर प्रेशर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, और इनिशियली एक्स बाई एम की वैल्यू जो है प्रेशर के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर 1 और 0 के बीच में एक्चुअली ये पावर वेरी करेगी। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भाई साहब थे, क्या नाम था उनका, फ्रूडलिच, उन्होंने क्या किया, वो फ्रूडलिच भाई साहब ने अपनी क्या बना दी, आइसोथर्म बना दी। तो आप जरा चेक करो, यहां पर इनिशियली डायरेक्टली प्रेशर टू द पावर 1 है, फिर यहां पर प्रेशर टू द पावर 1 बाई एन है, फाइनली यहां पर प्रेशर टू द पावर 0 हो गई, क्योंकि प्रेशर टू द पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। पीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। वहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अब जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसॉर्प्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया तो अब बढ़ेगा नहीं, सबको समझ में आ गया। तो वहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो अब इस हिसाब से अगर फ्रूडलिच को आइसोथर्म देनी होती तो वो कैसे देता। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, एट लो प्रेशर एक्स बाई एम किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केपी के। एक्स बाई एम की वैल्यू यहां पर इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, पी के। अगर आपने यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो किसके बराबर आ जाएगी, केपी के। यस, और ये क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो शुरू में आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, सबको समझ में आता है, शुरू में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, के कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एट हाई प्रेशर एक्स बाई एम की वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। सो एक्स बाई एम का वैल्यू क्या है, पी टू द पावर 0 है। आ गया सबको समझ में। तो यहां पर ये फाइनल प्रेशर की तरफ जा रहा है। हाई प्रेशर पर एक्स बाई एम की वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाती है। इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना था। पी नॉट यानी कि पी टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता। तो बेसिकली एक्स बाई एम का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इंटरमीडिएट पर क्या होगा, इंटरमीडिएट पर एक्स बाई एम का वैल्यू पी के पावर 1 बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप देखो जरा, चेक करो, इनिशियली पावर थी प्रेशर की 1, फाइनली पावर थी प्रेशर की 0, और बीच में पावर प्रेशर की क्या है, 1 बाई एन। तो आप लोग मुझे बताओ कि 1 बाई एन की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी। 1 बाई एन की वैल्यू डिपेंड करेगी 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में ही 1 बाई एन का वैल्यू वेरी करेगा। तो आप में से काफी बच्चों को तो यह पता ही नहीं होता कि 1 बाई एन का वेरिएशन कहां से कहां तक होता है। 1 बाई एन का वेरिएशन 0 से लेके 1 तक होता है, इसके अलावा होता ही नहीं है। तो 1 बाई एन का वेरिएशन याद रखो, दिस इज द वेरिएशन ऑफ 1 बाई एन, नॉट एन। बहुत सारे बच्चों इसको एन का वेरिएशन मान लेते हैं, गलत बात। यहां पर ये वेरिएशन 0 और 1 के बीच में 1 बाई एन का वेरिएशन है। आया समझ में। नाउ ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप जरा चेक करो, तो फाइनली अगर फ्रूडलिच के आइसोथर्म को लिखना हो तो कैसे लिखोगे। फ्रूडलिच का आइसोथर्म है बेसिकली कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ, वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, प्रेशर टू द पावर 1 बाई एन के ऊपर। उसको आप ढंग से लिखना चाहो तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या हुआ, के इंटू पी टू द पावर 1 बाई एन। और 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 और 1 के बीच में वेरी कर रही है। अब आप इसको थोड़ा सा और समझो तो कुछ ऐसा समझ सकते हो, एट लोअर प्रेशर हमको पता है पी टू द पावर कितनी होती है, 1। इसका मतलब 1 बाई एन की वैल्यू कितनी हो गई। अगर आप इसका ये इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करोगे तो 1 बाई एन का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू भी हुआ 1। अगर 1 बाई एन का वैल्यू, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, तो एन का वैल्यू 1 हो गया। अगर एट हाई प्रेशर पर देखते हैं, हाई प्रेशर पर क्या सीन होता है, हाई प्रेशर पर एक्स बाई एम का वैल्यू पी टू द पावर 0 होती है। इसका मतलब 1 बाई एन का वैल्यू हाई प्रेशर पर क्या हो गया, 0। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी। और अगर अब कोई आपसे पूछे कि भैया 1 बाई एन का वैल्यू तो 1 और 0 के बीच में वेरी करता है, सही बात है। तो बताओ एन का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, एन का वैल्यू वेरी करता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका नीट का सवाल है भैया, नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर ये नीट का क्वेश्चन बन गया आपका। मैं यहां स्टार लगा रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पूरा चैप्टर करके जाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, जब तक लिखोगे नहीं ना कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो यहां पर 1 बाई एन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, लेकिन एन का वैल्यू तो यहां पर वेरी करता है बेसिकली 1 और इन्फिनिटी के बीच में। अब देखो यहां पर आप इसको लॉगरिथमिकली भी लिख सकते हो। लॉगरिथमिकली का मतलब क्या है, आपको सबको पता है कि आपके पास फ्रूडलिच की आइसोथर्म होती है एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 बाई एन। आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो यहां पर log ऑफ एक्स बाई एम किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ के प्लस यहां पर किसके बराबर होगा, 1 बाई एन log ऑफ पी।
और ये एक इक्वेशन है लाइन की, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहां पर ये लाइन को दिखाएगी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, फ्रूडलिच के आइसोथर्म को लोगरिथमिकली भी बना सकते हो। आया समझ में? यहां पर 1/n क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा, ऐसे भी पूछा जाता है। जो ग्राफ आ रहा है उसमें 1/n लाइन का स्लोप है, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां पर हमने फ्रूडलिच का आइसोथर्म खत्म कर लिया। समझ में आता है? तो फ्रूडलिच का आइसोथर्म, आप इस डांस के मूव को देखो, आपको कैसा लग रहा है चैट सेक्शन में लिखो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समरी करके बता देता हूं। फ्रूडलिच की आइसोथर्म ये है, x by m इज इक्वल्स टू k प्रेशर टू द पावर 1/n। यहां पर 1/n का वैल्यू किस किस के बीच में होता है, 1 और 0 के बीच में। तो बेसिकली n का वैल्यू किस किस के बीच में होता है, n का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में होता है। बेटा यही है इसकी समरी, यही है इसकी समरी। और जिसको ये समरी समझ में आ गई, चैट सेक्शन में अभी लिखो कि सर मुझे तो समझ में आ गई। और जिसको समझ में आ गई, इतनी सी बात है, कोई इसके लिए लाल चड्डी की जरूरत नहीं है, कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। और जिसको समझ में आ गई, उसका दिल बड़ा है, तो वो सेशन को लाइक जरूर करेगा। सो डू लाइक द सेशन राइट नाउ, अगर आपको फ्रूडलिच का आइसोथर्म समझ में आ गया तो। बात खत्म है। फ्रूडलिच सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, भैया ऐसा है, लो प्रेशर पर आपसे, लो प्रेशर पर जैसे जैसे आपके यहां पर सरफेस पर चीज नहीं आके चिपक रही है, तो सरफेस पर चिपकना उसका लो प्रेशर पे ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है, तो सैचुरेशन की, हर चीज की सैचुरेशन होती है। फाइनली ज्यादा प्रेशर बनाने पर x by m का वैल्यू वेरी नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिसको ये डांस मूव अच्छा लग रहा है, और जिसको फ्रूडलिच के आइसोथर्म समझ में आ गई, बोलो आहा, यप मी, मजा आ गया, समझ में आ गया। तो अब हम लोग अगले पड़ाव पर चल रहे हैं। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, भाई साहब मैं कहता हूं आपसे कि इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आती जाएंगी। अब हमारी अगली इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी, जरा मुझे बताओ। अगली इंपॉर्टेंट चीज का नाम है, यस, कैटलिस्ट। तो अगला टॉपिक है हमारा कैटलिस्ट। तो कौन कौन बच्चा एकदम तैयार है कैटलिस्ट को लिखने के लिए? अब आम खाने में जो मजा है ना, और डेयरी मिल्क खाने में जो मजा है, भाई साहब ऐसा आनंद है, मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर हम लोग आम खाने और डेयरी मिल्क खाने के लिए आए हैं। ऐसा सुकून मिलता है ना? तो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब हमारा अगला पड़ाव है कैटलिस्ट। अब शुरू करते हैं कैटलिस्ट का खेल क्या होता है। जरा आप चेक करो, केमिकल रिएक्शन बेटा दो तरह की होती है। कैटलिस्ट को शुरू कर रहे हैं, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाना, मैं पहले बता रहा हूं। बेटा केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। बहुत ज्यादा फास्ट का मतलब, आप जैसे ही बेस को एसिड में मिक्स करोगे, वो तुरंत आपको सॉल्ट बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा? सॉल्ट और पानी। और ये केमिकल रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि आपकी नजरों के सामने सामने हो जाएगी और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एक और केमिकल रिएक्शन ले लो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। है तो सबको पता है। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने मान लो सिल्वर नाइट्रेट को आपने किसके अंदर डाल दिया? HCl के अंदर, तो तुरंत आपके पास यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। आ रहा है समझ में? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि आपकी नजरों के सामने सामने हो जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन है ना, बहुत बरसों में होती है। बहुत बरसों में मतलब जैसे कि जंग लगना। आपको पता होना चाहिए कि रस्टिंग, आयरन को जंग लगने में बहुत समय लगता है। तो कुछ रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती हैं, हमें उनको भी नहीं पढ़ना, वहां पर कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, वहां पर भी कैटलिस्ट कुछ ज्यादा दम नहीं दिखा पाते। तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम कहां होता है? कैटलिस्ट का काम होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि 2 से 4 घंटे में खत्म होती है। अगर आप उसको जल्दी खत्म करा लें तो कैटलिस्ट को काम में लेते हैं। अब कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। जरा आप चेक करो, अगर आपने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो वो KCl और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालेगी। और आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस एक आदमी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है, मर जाएगा अगर उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन आपको यह भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो 4 घंटे में होती है। भाई साहब एक बात बताओ यार, कोई मर रहा है आदमी, उसको आप 4 घंटे में ऑक्सीजन चढ़ाओगे तो क्या होगा भाई साहब? वो तो सीधे स्वर्ग में मिलेगा ना भाई साहब। तो सीधी सी बात है। अब इसको करने का तरीका क्या है? उस अगर पेशेंट को आपको बचाना है तो आपको ऑक्सीजन उसको जल्दी देनी पड़ेगी। इन दैट केस आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मजे की बात देखो, यहां पर कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। और मैंगनीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट है जिसको डालते ही पता मजे की बात होती है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने घंटे में खत्म हो जाती है। ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट 4 घंटे लगा रही थी, नीचे वाली केमिकल रिएक्शन विद कैटलिस्ट 15 मिनट में आप लोगों को ऑक्सीजन दे देगी।
आप 15 मिनट तो मरीज की सांसों को बचा ही सकते हो, 15 मिनट में ऑक्सीजन निकाल के दे देगी विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो 2 या 4 घंटों में, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा लेती है, उसको जल्दी करवाना, वहां पर कैटलिस्ट काम आता है। सबको समझ में आ गया? अब बेटा कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं? तो बेटा कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं। लिखते जाना अपनी कॉपी के अंदर, इतनी तेजी से कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब के अंदर। 2 घंटे में चैप्टर को खत्म करना है, मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे को पूरी केमिस्ट्री करा दूंगा, धूम मचा देंगे हम लोग। लेकिन सवाल यह कि आप में तो दम होना चाहिए, है ना? मम्मी को बोलो अरविंद सर लगे हुए हैं, मुझे खाने पीने की चीजें दे दो, मैं यहीं पे बैठ के पढ़ लूंगा। कैटलिस्ट बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। सबको समझ में आया? अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है जब आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सारे के सारे फेज सेम हो। मतलब आपका रिएक्टेंट मान लो लिक्विड फॉर्म में, प्रोडक्ट मान लो लिक्विड फॉर्म में, आपका कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में, तो आपको कहलाता है होमोजेनियस। तो हेटेरोजेनियस क्या होता है? हेटेरोजेनियस के केस में फेज सेम नहीं होती। मान लो आपका रिएक्टेंट है सॉलिड, प्रोडक्ट है आपका लिक्विड, और आपका जो कैटलिस्ट है वो ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, वो गैस है, समझ लो। तो बेसिकली उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस। तो मैं एग्जांपल देता हूं जरा, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का एग्जांपल जरा चेक करो। सबसे पहले होमोजेनियस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। जब भी आप एस्टर लेते हो, उसको जब पानी में डालते हो, तो वो आपको एसिड देता है और साथ में अल्कोहल देता है। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन दैट केस आप लोगों को एसिड एज अ कैटलिस्ट डालना पड़ता है, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा ये भी चीज कि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। मतलब रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट से लेके कैटलिस्ट सभी लिक्विड है, सारे के सारे लिक्विड है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं होमोजेनियस। सबको समझ में आया? अब होमोजेनियस कैटलिस्ट तो सबको समझ में आ गया ना। व्हाट अबाउट अदर एग्जांपल्स? मैं आप लोगों को अदर एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे कि H2O2, ये बेटा एक्वस होता है, लिक्विड होता है। आप यहां पर एग्जांपल के तौर पे कैटलिस्ट लेते हो I-, ये भी लिक्विड होता है। H2 ये भी लिक्विड है। लेकिन यहां पर जरा आप चेक करो, ऑक्सीजन गैस, अब ये तो क्या हो गया? ये गैस फॉर्म में आ गया। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, बट ये तो गैस है। तो इसको क्या होमोजेनियस बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस। सबको समझ में आया? लेकिन नीचे का एग्जांपल चेक करो, SO2 गैस होती है, O2 गैस होती है, NO गैस होती है, SO3 गैस होती है। ये क्या हो गया एग्जांपल? ये होमोजेनियस का एग्जांपल हो गया, सारी की सारी गैस है। जैसे कि O2 गैस होती है, O3 गैस होती है, NO भी गैस होती है। किसका एग्जांपल हुआ? ये हमारा एग्जांपल हुआ होमोजेनियस का एग्जांपल। तो होमोजेनियस में सारी की सारी फेज आपको सेम मिलेंगी। हेटेरोजेनियस की बात करते हैं। हेटेरोजेनियस जैसे कि मान लो SO2 को आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप H2SO4 बनाते हो इससे। यहां पर आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हो। वेनेडियम पेंटॉक्साइड बेसिकली कैटलिस्ट हो गया। इतनी तेज कोई नहीं बोल सकता। इंडिया में आज रिकॉर्ड बना रहा है आपका अरविंद अरोड़ा सर, ऐसे तैसे थोड़ी है। चलो तो फाइनली जरा चेक करते हैं। SO2 गैस है, O2 गैस है, SO3 गैस है, लेकिन वेनेडियम पेंटॉक्साइड बेटा गैस नहीं है, ये सॉलिड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये बेसिकली हेटेरोजेनियस का एग्जांपल हो गया। सबको समझ में आया? और एग्जांपल ले लो, यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, हैबर प्रोसेस है, इससे अमोनिया बनती है। तो यहां पर जो Fe है बेसिकली वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये हेटेरोजेनियस का एग्जांपल हो गया। सबको समझ में आया? तो ये होमो और हेटेरो सबको क्लियर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों बोलते जाना, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं कि बहुत बड़ा चैप्टर 2 घंटे में खत्म करना है। सबको समझ में आ गया? यस और नो में जवाब देते रहना, फटाफट से यस और नो में जवाब देते रहना और लिखते रहना अपनी कॉपी के अंदर कि भैया कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होमो और एक हेटेरो। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं यहां पर बेसिकली होमो और हेटेरो में फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेटेरो? होमो कैटलिस्ट और हेटेरो कैटलिस्ट में फर्क क्या होता है? सबसे पहले तो होमो कैटलिस्ट बेसिकली यहां पर जरा आप चेक करो सिंगल फेज में होते हैं। चाहे कैटलिस्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, वो सिंगल फेज में मिलेगा आपको। सबको समझ में आ गया? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आपको सिंगल फेज में मिलेगी। लेकिन हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के अंदर आपको कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की दोनों आपको डिफरेंट फेज में मिलेंगे। आपको मैं एक चीज क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, यहां पर होमो वो होता है जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, और हेटेरो वो होता है जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं? डिफरेंट फेज में होते हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट की बात होती है, प्रोडक्ट की बात नहीं होती। तो प्रोडक्ट को आप कंसीडर मत करना। दूसरा यहां पर क्या है? रिएक्शन अकर इन लिक्विड फेज और गैसेस फेज। होमोजेनियस के अंदर जो रिएक्शन होती है वो या तो लिक्विड फेज में होगी या गैस फेज में होगी। सबको समझ में आ गया? लेकिन यहां पर हेटेरोजेनियस में रिएक्शन डज नॉट अकर इन लिक्विड एंड गैस फेज। ठीक है, बस ये सारी रिएक्शन सॉलिड फेज में होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, हेटेरोजेनियस में सारी रिएक्शन सॉलिड फेज में होती है। ठीक है, सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सरफेस पर होती है हेटेरोजेनियस रिएक्शन, जबकि होमोजेनियस रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां होती है? लिक्विड फेज और गैसेस फेज में। सबको समझ में आ गया? यहां पर मजे की बात ये होती है हेटेरोजेनियस के अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। हेटेरोजेनियस केमिकल रिएक्शन में क्योंकि अपने को पता है कि हेटेरोजेनियस केमिकल रिएक्शन तो बेटा सॉलिड पे ही होती है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया सॉलिड पे होगा उसकी केमिकल रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। जबकि यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कभी भी सरफेस पर डिपेंड नहीं करती।
तो ये सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। चौथा नंबर का क्या है, यहां पर मजे की बात देखो, यहां पर जो कैटलिस्ट होता है होमोजेनस कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट डिसोल्व इनटू द गैस और सॉल्यूशन। यहां पर कैटलिस्ट बेसिकली डिसोल्व हो जाता है गैस और लिक्विड के अंदर। जो कैटलिस्ट होता है होमोजेनस वो तो डिसोल्व हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी लिक्विड है, वो खुद भी गैस है, वो डिसोल्व हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर उनको अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हेट्रोजीनस के अंदर कैटलिस्ट कभी भी डिसोल्व नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही सॉलिड होता है, तो वो डिसोल्व नहीं होता। पांचवा फर्क क्या है, यहां पर जरा चेक करो, कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। वही तो मैं बोल रहा हूं, जब वो डिसोल्व हो चुका है कैटलिस्ट, तो वो उसको अलग कैसे करोगे, वो तो समस्या होगी ना हमारे लिए, क्योंकि वो डिसोल्व हो गया। जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर आप कैटलिस्ट को आसानी से अलग कर सकते हो, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको तो निकाल लो बाहर, जैसे पानी के अंदर हाथ डालो, वहां से मेटल की प्लेट को निकाल लो। आया सबको समझ में? छठा फर्क, द होमोजेनस कैटलिस्ट रिएक्शन इज फास्टर। आपको खुद को पता है कि गैस की जो रिएक्टिविटी होती है वो एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड फास्टर होती है। तो होमोजेनस बेसिकली फास्ट रिएक्ट करते हैं, जबकि हेट्रोजेनस इतनी फास्ट रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हेट्रोजेनस तो बेसिकली सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, यहां पर रिएक्शन स्लोवर होती है। सबको समझ में आया? और जरा चेक करें, अब हम चेक करेंगे यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा मेरे साथ तैयार है इसको करने के लिए वो चैट सेक्शन में लिखो, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। कौन कौन बच्चा तैयार है? और मेरे को अभी ऐसा चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन ने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक जरूर करो सेशन को। और मैं देखता हूं यहां पर कितने लोग तैयार हैं, मैं जरा बात कर लेता हूं। हर्षली, ऋषि, अनीता, स्नेहा, सीमा, पटेल, सुजीत, अर्जुन, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने लाइक किया क्या? नाम लेता हूं बच्चों की, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। मैं फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। खुशबू, हर्षिता, जेहल, यश, सलमा, पल्लवी, फरीन, सुपर, रोशनी, ओके, भावना, भावना, शिल्पी, विशाल, राकेश, मुकेश, निकिता, हिमांशु, चलो बहुत सारे बच्चे। अपने दोस्तों को कॉल करो, बोलो कि सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, नालायक आ जा फटाफट से, अरविंद सर करवा रहे हैं। कहां जा रहा है? कहीं ना जाना, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नीट चैनल पे ही है आना। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है पता है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। कैटलिस्ट की खास बात होती है वो कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लास्ट में अलग निकल जाएगा। रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, और बाद में वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको प्रोडक्ट देता है, और साथ में कैटलिस्ट भी देता है। मतलब समझो कि कैटलिस्ट आपने शुरू में डाला था, बाद में आपने कैटलिस्ट को अलग निकाल लिया। कैटलिस्ट की खास बात ये होती है कि आप वो रीजनरेटेड होते हैं। सबको समझ में आ गया? ये पहली प्रॉपर्टी होती है। सबको समझ में आया? जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लो SO2 की रिएक्शन आपने O2 से करवाई, और साथ में आपने NO2 गैस को यूज किया, तो सबसे पहले तो यहां पर SO3 बनेगा। सबको समझ में आया? लेकिन सवाल है कि ये काम हुआ कैसे? तो उस काम के लिए आपने SO2 गैस को यूज किया, जो सबसे पहले आप NO2 गैस जो कि कैटलिस्ट है उससे रिएक्ट करेगी, और यहां पर SO3 गैस को बनाएगी, और साथ में NO गैस को बनाएगी। बाद में क्या होगा, यहां पर ये NO गैस बेसिकली क्या करेगा, O2 गैस से रिएक्ट करके फिर से NO2 गैस को यहां पर बना देगा। समझ में आता है? तो बेसिकली आपकी NO2, अगर फाइनल रिएक्शन चेक करोगे, NO से NO कैंसिल हो गया, फाइनल रिएक्शन के अंदर आपको SO2 प्लस O2 SO3 मिल जाता है, और कैटलिस्ट के तौर पे आपने NO2 का इस्तेमाल किया था, वो NO2 एज इट इज मिल गया आपको, वो NO2 आपको एज इट इज मिल गया, कहीं भी नहीं गया। तो मतलब कैटलिस्ट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो रीजनरेटेड होते हैं। मतलब कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको सेपरेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरी खास बात क्या होती है कैटलिस्ट की? कैटलिस्ट की दूसरी खास बात होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में बराबर की अप्रोच लगाते हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब समझो, मान लो कि आप A से B भी बना सकते हो, तो B से A भी बना सकते हो, इनको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो, दोनों की स्पीड को बढ़ाएगा। ऐसे लालच नहीं करेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा कि नहीं मैं तो आगे की स्पीड को ही बढ़ाऊंगा, नहीं मैं तो पीछे की स्पीड को ही बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होता, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, वो आगे और पीछे की दोनों की स्पीड को बढ़ा देता है। सबको समझ में आया? तो बेसिकली ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की खास बात क्या है भैया? कैटलिस्ट की खास बात ये होती है कि उसका जो स्मॉल अमाउंट है वही घना है, चोखा ना घना लागे घना ही घना। मतलब यहां पर छोटी सी क्वांटिटी डालो आप, थोड़ी सी क्वांटिटी काम कर जाएगी। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जो अगर आप यहां पर केमिकल रिएक्शन देखो, तो यहां पर H2O2 यहां पर पानी और ऑक्सीजन देगा। आपको पता है यहां पर प्लेटिनम कितना डाला जाता है?
प्लेटिनम की मात्रा प्लेटिनम की क्वांटिटी होती है 10⁻⁻8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इतनी कम छोटी सी क्वांटिटी में आपका काम हो जाता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है और उससे आपका काम हो जाता है। ये सबसे उसकी खास बात है। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। चौथी प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट का पता काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को, बेसिकली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मान लो कि आपने यहां पर H2O2 को कन्वर्ट करना था H2O और हाफ O2 के अंदर, तो बेसिकली अगर आप विदाउट कैटलिस्ट करोगे तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 76 किलो जूल। आ रहा है सबको समझ में? विदाउट कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी घट के कितनी हो जाएगी? 57 किलो जूल। मतलब अब आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट के चक्कर में क्या होता है? कैटलिस्ट के चक्कर में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि कैटलिस्ट काम क्या करता है, तो कैटलिस्ट काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करता है। प्लीज आप इसको लिख लो, काम आएगा कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है। पांचवा कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा करता है। इस चीज को समझिए, रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी सेम ही रहेगी, उसका कैटलिस्ट का उस पर कोई लेना देना नहीं है। विदाउट कैटलिस्ट हो विद कैटलिस्ट हो एनर्जी सेम ही रहेगी। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू नहीं करता है। अगर आप ये सोचो कि कोई आके चिंगारी लगाएगा तब आग लगेगी, कैटलिस्ट आएगा चिंगारी लगाएगा तब आग लगेगी, कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू नहीं करता। कैटलिस्ट का काम चिंगारी लगाना नहीं है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड को एनहेंस करता है। कैटलिस्ट की खास बात होती है, ये छठी प्रॉपर्टी है कि यहां पर कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बदलता है। कैटलिस्ट के रहने ना रहने से केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं होगी। जैसे कि यहां पर अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ और मात्र 25 डिग्री सेल्सियस पर कराने की कोशिश करो, पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट यहां पर रहेगा और नहीं रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एंजाइम की। भाई साहब एंजाइम क्या है? ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली एंजाइम एक तरह के कैटलिस्ट है। इनको हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बता देता हूं, अगर आप लोग अपने शरीर में केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना चाहते हैं तो यहां पर एक कैटलिस्ट होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराता है। आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, अपने शरीर में एंजाइम ना हो तो हमारे शरीर में खाना पचे ही नहीं सालों तक। हमारे शरीर में एंजाइम है इसलिए खाना पच जाता है, नहीं तो खाना पचे ही नहीं, और एक बार खाओ और उसके बाद खत्म। समझ में आता है? जैसे कि ग्लूकोज को अगर आप लोगों को बदलना है इथाइल अल्कोहल में तो आपको जाइमेज एंजाइम लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आप समझिए यहां पर इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम है जो कि एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं। आ रहा है सबको समझ में? यस। उसके अलावा एग्जांपल क्या है? यूरिया को जब आप पानी में डालते हो तो वो अमोनिया गैस बाहर निकालती है और CO2 गैस बाहर निकालती है, और ये जब काम हो रहा है तो उसके लिए यूरिएज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। यूरिएज एंजाइम, बेटा ये 3 सवाल हो गए आपके नीट के। और अगर आप यहां पर दूध को बेसिकली बदलना चाहते हो कर्ड में तो आपको लैक्टिव बैसिली का इस्तेमाल करना पड़ता है, लैक्टिक बैसिली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या है? दीज आर एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को करते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को करते हैं, और एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट होता है। सबको समझ में आया? तो बेसिकली एंजाइम की प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। भाई साहब इनकी एफिशिएंसी खतरनाक एफिशिएंसी होती है। इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि आप बता देता हूं इनकी रेट ऑफ, जब एंजाइम ऐड होता है तो इनकी रेट होती है 10⁻8 to 10⁻20। इतनी ज्यादा रेट पर काम करते हैं ये। 10⁸ से लेके 10⁻20 तक की स्पीड से आपके खाने को पचाते हैं आपके शरीर के अंदर एंजाइम। अगर इतनी स्पीड ना हो तो आपका खाना जो है पचे ही नहीं। इनकी स्पीड की वजह से खाना इतनी जल्दी पच जाता है, एफिशिएंसी तगड़ी होती है। यही तो ऊपर लिखा है, आप देखो यहां पर ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ देयर वर नो एंजाइम इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम इट वुड हैव टेकन 50 ईयर टू डाइजेस्ट द सिंगल मील। मतलब समझो, आपने सुबह खाना खाया और आपके शरीर में एंजाइम नहीं है, सच्ची कह रहा हूं टटिया बंद हो जाएंगी तुम्हारी। क्यों? अगर एंजाइम नहीं है 50 साल तक आपको टटियां बंद हो जाएंगी, 50 साल तक आपका खाना पचेगा नहीं।
तो एंजाइम रिएक्शन देखो कितनी फास्ट करता है भाई साहब, इसकी रिएक्शन की स्पीड देखो 10⁸ से लेके 10⁻20। ये स्पीड है उनकी, इस स्पीड से आपके खाने को पचाती हैं। अगर भाई ये ना हो तो भाई साहब काम ही ना हो तुम्हारे पेट के अंदर। सबको समझ में आ गया? मैं भी इंक्लूडेड हूं उसमें, मैं भी अलग नहीं हूं, मेरी भी टटियां बंद हो जाएंगी अगर एंजाइम नहीं हुआ तो। आया समझ में? दूसरी होता है स्पेसिफिसिटी। भाई साहब एंजाइम है ना स्पेसिफिक है। इन्वर्टेज एंजाइम कहां पे काम करेगा? शुगर केन के लिए। जाइमेज एंजाइम कहां पे काम करेगा? ग्लूकोज के लिए। यूरियस एंजाइम कहां पे काम करेगा? यूरिया के लिए। इज इट नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि यहां पर जाइमेज एंजाइम को इन्वर्टेज की तरह यूज कर लो, इन्वर्टेज एंजाइम को जाइमेज की तरह यूज कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद आते हैं अगले वाले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी बड़ा कारनामा कर देती है। ज्यादा आपको क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो और आपका काम हो गया समझो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आपका काम हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं एक मजेदार बात बता देता हूं, ये ऐसे एंजाइम है जो हायर टेम्परेचर पर काम नहीं करते। इनके लिए पीएच की लेवल और इनके लिए टेम्परेचर फिक्स होता है। इनके लिए पीएच की लेवल और इनके लिए टेम्परेचर फिक्स होता है। टेम्परेचर और पीएच की लेवल की क्वांटिटीज फिक्स होती हैं। जैसे कि आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो 37 डिग्री मैक्स, इससे ऊपर काम नहीं करते। 37 डिग्री तक आपके एंजाइम जो है बेसिकली काम करते हैं। सबको समझ में आया? यस और नो में आंसर करो। आपके जो एंजाइम है वो 37 डिग्री तक काम करते हैं। आपके एंजाइम की पीएच की लेवल भी फिक्स होती है 7.4। ना इसके नीचे ना इसके ऊपर। एंजाइम को इतना टेम्परेचर और इतनी पीएच की लेवल चाहिए होती है, और अगर ये उनको ना मिले तो आपका एंजाइम ढंग से काम नहीं करेगा। अब जिसको ये बात समझ में आ गई कि एंजाइम के लिए टेम्परेचर और पीएच की लेवल फिक्स होती है, प्लीज एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो। अपन खत्म करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। धरती हिल जाए, आकाश उठ जाए, पाताल नीचे हो जाए, एलियन आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने चैप्टर खत्म करके जाएंगे आज, है ना? तो चलो अब अपन आगे चलते हैं। हमको मालूम पड़ा यहां पे कि जो एंजाइम होते हैं बेसिकली, एंजाइम की खास बात यह होती है कि एंजाइम यहां पर यस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पे काम करते हैं। और नीट में आपको बता देता हूं, इसी के ऊपर सवाल पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग नोट डाउन करो कि एंजाइम जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर काम करते हैं। उनकी पीएच की लेवल 7.4 होती है। ये चाहिए उनको, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम चल चेक करते हैं, थोड़ी मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि यहां पर एंजाइम की मैकेनिज्म क्या होती है। जैसे ताले में चाबी लगती है, वैसे स्पेसिफिकली चाबी के जैसे एंजाइम होते हैं और ताले के जैसे आपके बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो जरा आप चेक करो एंजाइम कैसे होते हैं। ये देखो, ये एंजाइम है और ये इतने स्पेसिफिक होते हैं कि जिस भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सिर्फ उसी के साथ करेंगे और किसी के साथ नहीं करते। तो यहां पर सबसे पहले एंजाइम सब्सटेंस के साथ क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। किस तरह का? ये देखो, दोनों आपस में मिक्स हो गए और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। पर जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाती है तो वापस से ये एंजाइम आपका अलग हो जाता है और यहां पर प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो जरा आप चेक करो, एंजाइम अब अलग हो गया और ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो यहां पर एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं और इसके अलावा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और लास्ट में एंजाइम अलग हो जाते हैं। इसलिए तो आपके शरीर में एंजाइम रहता ही रहता है। सबको समझ में आया? अब चलेंगे हम लोग हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे जिसका नाम है कोलोइडल सॉल्यूशन। आर यू गाइस रेडी? एक्साइटेड? चलो, कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको बताता हूं, सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो कि ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। आपने नमक लिया, नमक को पानी में डाल दिया, आपको पता है कि नमक पानी के अंदर फटाफट से घुल जाएगा, इनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं NaCl सॉल्यूशन जो कि होमोजेनस होता है, इसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। मजे की बात यह है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज होता है बेसिकली वो कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। बेटा इसको लिख लेना, ये आपका नीट का सवाल है, ये आपका नीट का सवाल है। ट्रू सॉल्यूशन में बेसिकली पार्टिकल्स का साइज होता है 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर। ये आपका नीट का सवाल है, लिख लेना, काम आएगा। फिर मत कहना बताया नहीं, इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। एक और तरह का सॉल्यूशन होता है, मान लो कि आपने पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने मिट्टी डाली। मिट्टी कभी पानी में घुलती है क्या? नहीं घुलती, वो नीचे बैठ जाएगी। तो बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं जहां पर मिट्टी घुलेगी नहीं, वो पार्टिकल एज इट इज पड़े रहते हैं। बेसिकली यहां पर ऐसे सॉल्यूशन को हेटेरोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं।
और इसके जो पार्टिकल की साइज होती है, क्योंकि मिट्टी घुलेगी ही नहीं, तो अब पार्टिकल की साइज होगी 10⁻³ नैनोमीटर, काफी बड़ी होती है 10⁻³ नैनोमीटर, जो कि काफी बड़ी है। इनको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सॉल्यूट आसानी से घुल जाता है उसको ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट आसानी से नहीं घुलता, इनफैक्ट घुलता ही नहीं है, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। दोनों की आप साइज देख लो, पार्टिकल्स की साइज क्या है। और पता है एक सॉल्यूशन इन दोनों के बीच का होता है, इन्हीं को बोलते हैं बीच के सॉल्यूशन को। जानते हो बीच का समझते हो ना, इधर का ना उधर का, वो कहां का, बीच का। सबको समझ आया क्या? मैं कभी कभार ऐसे आइटम वाले काम करता हूं। वो क्या बोला, ना इधर का ना उधर का, वो कहां है, बीच का। तो बीच का सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, वो होगा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का बेसिकली नाम देखो, एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, स्टार्च। आपने कभी देखा स्टार्च, मैदा, मैदा सुने हो कभी? तो मैदा समझ लो, मैदे को अगर आप पानी में डालोगे ना, तो बेसिकली वो जो सॉल्यूशन तैयार करेगा उसको कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर ये स्टार्च इन वाटर, ये स्टार्च इन वाटर जो एग्जांपल है, बेसिकली ये बीच का सॉल्यूशन है, और इस बीच के सॉल्यूशन को हेटेरोजेनस सॉल्यूशन भी कहते हैं। मजे की बात जो आपको याद करनी है वो यही है बेटा, अब जो सवाल आएगा ना बेसिकली वो यही है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैं एक सवाल का जवाब लिख रहा हूं और आप लोग प्लीज उसको लिख लेना। क्या है वो सवाल, बेसिकली वो ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज कितनी होती है। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। ये आपका नीट का सवाल है, सब बच्चे चैट में लिखोगे अभी के अभी। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच की होती है। ये ना ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ना ही ये सस्पेंशन होते हैं। तो हमें कोलोइडल सॉल्यूशन यानी बीच के सॉल्यूशंस को पढ़ना है। सबको समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं बीच के सॉल्यूशन। तो बीच के सॉल्यूशन की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। इसमें भी जरा आप चेक करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार्च आपने किसके अंदर डाल दिया, वाटर में। अब इन कोलोइडल सॉल्यूशन की अपनी एक भाषा होती है, भाषा वाटर जो बेसिकली उस पार्टिकल को अपने अंदर घोल रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो पानी यहां पर क्या है, पानी यहां पर डिस्पर्जन मीडियम है। प्लीज आप लिख लो, पानी डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। बेसिकली हम लोग पानी को सॉल्वेंट कहते थे, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के भाषा में इसको डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। और यहां पर स्टार्च क्या है, स्टार्च है डिस्पर्ज फेज। तो यहां पर दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगा डिस्पर्ज फेज, लिख लेना भैया काम आएगा, यही है इंपॉर्टेंट। एक तो होता है डिस्पर्ज फेज, क्या होता है डिस्पर्ज फेज, जैसे कि यहां पर डिस्पर्ज फेज किसको बोलेंगे, सॉल्यूट को जो घुलता है। एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम बेसिकली सॉल्वेंट जो कि डिस्पर्ज फेज को अपने अंदर घोलेगा। सबको समझ में आ गया? तो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला के कोलोइडल पार्टिकल बनाए जाते हैं, जिनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर जरा आप चेक करना भैया। अब यहां पर देखो, यहां पर डिस्पर्जन मीडियम के, कोलोइडल डिस्पर्जन के दो यहां पर फेजेस होते हैं। पहला होता है डिस्पर्ज फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब आते हैं डिस्पर्ज फेज पर। डिस्पर्ज फेज इज एनालोगस टू सॉल्यूट। आप सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूट पढ़े थे, डिस्पर्ज फेज आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो। सबको समझ में आ गया? डिस्पर्जन मीडियम इज बेसिकली टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होता है जो कि अपने अंदर चीजों को घोलता है। सबको समझ में आया? ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में उसको सॉल्वेंट कहते हैं, कोलोइडल पार्टिकल में उसको डिस्पर्ज फेज कहते हैं। सबको समझ में आ गया? नाउ दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे भैया कोलोइडल सॉल्यूशन का। अब ये आ गया आपका नीट का एक और सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। अब इसको ध्यान से चेक कर लेना। सबसे पहले टेबल में लिखूंगा डिस्पर्ज फेज, दूसरे में लिखूंगा डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर कोलोइडल पार्टिकल का नाम, उस सिस्टम का नाम क्या होगा, और यहां पर मैं लिखूंगा एग्जांपल। मैं आपको गारंटी देता हूं इस टेबल में से आप लोगों को 101% सवाल मिलेगा। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मान लो कि आपकी डिस्पर्ज फेज सॉलिड है, समझ में आ गया? डिस्पर्ज फेज सॉलिड है। यहां पर डिस्पर्ज फेज सॉलिड तीन ले लेते हैं अपन, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो कोलोइडल की फेज होगी वही डिस्पर्जन मीडियम की फेज होगी। डिस्पर्जन मीडियम और कोलोइडल की फेज इक्वल होगी, जैसे कि आपने सॉल्यूशन में भी पढ़ा है कि सॉल्वेंट और आपको सॉल्यूशन की फेज सेम होती है। इसी तरह से यहां पर डिस्पर्जन मीडियम और कोलोइडल की फेज सेम होती है। मान लो कि आपने यहां पर तीन तरह से डिवाइड किया, डिस्पर्ज फेज 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस। अब अपन शुरू करते हैं। डिस्पर्जन मीडियम
एक बार सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब अपन आते हैं एक एक एग्जांपल पर, तो जरा आप चेक करना। मान लो आपका डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो उसका एग्जांपल हो गया रूबी ग्लास। सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करोगे तो सॉलिड बनेगा, और इस सिस्टम को सॉलिड सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिस सिस्टम इज कॉल्ड सॉलिड सोल। प्लीज आप लिख लो, जब भी आप सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करोगे तो सॉलिड सोल बनेगा। रूबी ग्लास इसका एग्जांपल हो गया। अब मान लो आपने सॉलिड में लिक्विड को मिक्स किया। अगर आपने सॉलिड में लिक्विड को मिक्स किया, जिसका एग्जांपल बनेगा पेंट। क्या बनेगा? साइड में पेंट दिखा भी रहा हूं, इसको बोलते हैं सोल। तो सॉलिड में लिक्विड को मिक्स करोगे तो सोल बनेगा, जिसका एग्जांपल है पेंट। अब अपन मान लो कि सॉलिड को गैस में मिक्स कर दिया, तो सॉलिड को अगर आपने गैस में मिक्स किया तो बेसिकली एग्जांपल बनेगा स्मोक। सॉलिड को गैस मिक्स करोगे तो एग्जांपल बनेगा स्मोक, और इसको बोला जाता है एरोसोल। तो प्लीज आप लिखो, सबसे पहले तो आपके लिए काम की बात क्या हो गई, जब भी आपके पास डिस्पर्ज फेज सॉलिड 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 है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो उसको बोलते हैं सोल सोल सोल। एक होता है सॉलिड सोल, एक होता है सोल, और एक होता है एरोसोल। सबको समझ में आ गया? रूबी ग्लास, पेंट एंड स्मोक। स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिस्पर्ज फेज टू दिस गैसियस डिस्पर्जन मीडियम में सवाल पूछा जाता है। यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं, इसके ऊपर सवाल आता है स्मोक क्या होती है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। मान लो आपने लिक्विड सॉलिड में डाल दिया। अगर आपने लिक्विड सॉलिड में डाल दिया तो उसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं जेली। क्या देखते हैं? जेली। जेली इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, और उसको बोला जाता है जेल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? लिक्विड की। तो अब हम क्या यूज करेंगे? जेल। जब बात सॉलिड की कर रहे थे तो सोल सोल यूज कर रहे थे, लिक्विड की बात कर रहे तो जेल यूज कर रहे हैं। लिक्विड इनटू लिक्विड एग्जांपल बनता है मिल्क, उसको बोलते हैं इमल्शन। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। लिक्विड इंटू लिक्विड का एग्जाम्पल बनेगा इमल्शन, जिसके एग्जाम्पल है मिल्क। अब आते हैं लिक्विड इंटू गैस, जिसका एग्जाम्पल बनेगा फोग, उसको बोलते हैं एरोसोल। लिख लो, काम आएगा भैया। एरोसोल, एयर में जो यहां पर लिक्विड इंटू गैस होता है उसको एरोसोल, फोग एग्जाम्पल बनता है। गैस इंटू सॉलिड, जैसे कि प्यूमिक स्टोन, जिससे आप ज्यादातर लड़कियों की, लड़के भी ऐसे होशियार होते हैं लेकिन ज्यादातर लड़कियां अपने जो एड़ियां फट जाती हैं तो आपको वो पत्थर दिया जाता है, प्यूमिक स्टोन होता है, जिससे आप रगड़ते हो एड़ियों को, तो समझ में आता है, जिससे उसकी मैल निकलती है। तो वो गैस इंटू लिक्विड होता है, गैस इंटू सॉलिड होता है। बेसिकली प्यूमिक स्टोन में आपने देखा होगा छेद होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो गैस की वजह से होते हैं। तो जब भी गैस सॉलिड में घुलती है बेसिकली उसको सॉलिड फॉर्म कहा जाता है। प्यूमिक स्टोन उसका एग्जांपल है। प्लीज आप ये नाम याद रखना भैया, बहुत काम का है, मैं स्टार लगा देता हूं। और फाइनली गैस इनटू लिक्विड, बेटा उसका एग्जांपल गैस इनटू लिक्विड का, दाढ़ी करते हैं लड़के, शेव करते हैं। वैसे आजकल तो भैया मैं आजकल तो कोई फर्क कर नहीं सकते लड़कियों और लड़कियों में, बट यहां पर दाढ़ी करने के लिए जो आप फोम यूज करते हो बेसिकली वो गैस इनटू लिक्विड है। सबको समझ में आ गया? फोम उसका एग्जांपल है। तो आप ये ध्यान रखना, आइसक्रीम नहीं है साइड में बनी हो कि खा लो इसको, ये फोम है दाढ़ी पे लगाने वाली। वैसे पता है एक जगह एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने वो नहीं होती सॉफ्टी, सॉफ्टी के ऊपर है ना फोम लगा दी, वो कौन सी वाली जिससे दाढ़ी करते हैं वो फोम लगा दी, वो आइसक्रीम की जैसे दिख रही थी तो उसको खिला दिया। तो आप ऐसे प्रैंक कर सकते हो, बड़ी गंदी टेस्ट होती है उसकी, पर हमने किया है, बाद में उसको तुकाया, निकाल रहे बाहर, मर जाएगा। तो बेसिकली ऐसे ऐसे काम भी किए ले, तो आप लोग किए ले हो एक काम, है ना, बड़े होशियार हो। तो बेसिकली गैस इंटू लिक्विड को फोम बोला जाता है। सबको समझ में आ गया? फोम, गैस इंटू लिक्विड को फोम बोला जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा कोलॉइड्स को और थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। अगर कोलॉइड को क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर देखें, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लियोफिलिक, एक होता है लियोफोबिक। लियोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, लियोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हेटिंग। मतलब एक को तो जो लिक्विड से प्यार करते हैं उनको लियोफिलिक बोलते हैं, और जो एक लिक्विड से हेट करते हैं उनको बोलते हैं लियोफोबिक। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला तो ये हो गया। अब हम दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लियोफिलिक, लियोफोबिक। और अगर आप लोग यहां पर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के हिसाब से देखो तो आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हो। दोबारा बोलता हूं, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के हिसाब से आपके कोलॉइड पार्टिकल तीन तरह से डिवाइड होते हैं। पहला, नंबर वन, मल्टीमोलिक्यूलर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा, मैक्रोमोलिक्यूलर, ये सेकंड है। मैक्रोमोलिक्यूलर ये सेकंड है, ठीक है।
और अब मैं आपको तीसरा दिखाने जा रहा हूं, मल्टीमोलिक्यूलर, देन मैक्रोमोलिक्यूलर, और फिर तीसरा होता है एसोसिएटेड मोलिक्यूलर। तीनों की डिटेल में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। दोबारा बोलता हूं, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल की साइज के हिसाब से इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, एसोसिएटेड मोलिक्यूलर। सबको समझ में आ गया? और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, लियोफिलिक, लियोफोबिक। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे। तो अब ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले अपन लियोफिलिक और लियोफोबिक सोल को पढ़ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लियोफिलिक और लियोफोबिक सोल के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारे आज के इस लियोफिलिक और लियोफोबिक के अंतर को पढ़ने की बात करते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो लियोफिलिक की बात करते हैं। बेटा यहां पर लियोफिलिक के अंदर यहां पर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दी डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लियोफिलिक के अंदर, लेकिन लियोफोबिक के अंदर बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। फोबिक का मतलब प्यार नहीं करते, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा। मजे की बात देख लो यहां पे जो लियोफिलिक सोल होते हैं बेसिकली, आप मान लो कि लियोफिलिक सोल थोड़ी देर में अलग हो गए। अब मान लो आप उनको दोबारा मिक्स करना चाहते हो, तो आप मात्र इतना कर दो, ये देखो ऐसे ऐसे करके इतना कर दो, पानी निकल गया बाहर, मात्र इतना कर दोगे तो शेकिंग से ही वो वापस से आपको कोलोइडल पार्टिकल दे देंगे। जैसे कि आपने कभी लस्सी देखी है? लस्सी किस किसने पी है? छाछ बोलते हैं उसको। छाछ किस किसने पिया है बताओ मुझे? आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने छाछ पिया है? तो छाछ की खास बात होती है, मान लो छाछ को आपने ना फ्रिज में रख दिया। अब अगर आप छाछ को थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद बाहर निकालोगे, तो आपको ना छाछ का पानी ऊपर ऊपर और उसके ना जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं व्हाइट व्हाइट, वो नीचे नीचे दिखेंगे। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपकी जो छाछ होती है वो कोलोइडल पार्टिकल होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, और वो आपको पानी ऊपर और व्हाइट पार्टिकल नीचे दिखेंगे। अब मान लो आपकी मम्मी को कहोगे, मम्मी ये छाछ को क्या हो गया, छाछ का जो मेन माल है वो तो नीचे दिख रहा है और छाछ का पानी पानी ऊपर दिख रहा है, क्या करूं अब? तो आपकी मम्मी ने क्या कहा होगा? बेटा चमची ले ले और घोल ले। देखा है मम्मी ने कहा है कभी नहीं कहा? कौन कौन बताएगा? मम्मी कहती है चमची ले ले, घोल ले, घुल जाएगा। तो मजे की बात क्या है कि छाछ को चमची लेके घोलने से वो घुल के वापस से आपको सॉल्यूशन बना के दे देगी, लेकिन लियोफोबिक में पॉसिबल नहीं है। लियोफोबिक में ये काम नहीं होता। मतलब लियोफिलिक आसानी से, बिल्कुल एक बार आप ऐसा कर लोगे तब भी इजीली प्रिपेयर हो जाता है, सिर्फ शेकिंग करने से प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन लियोफोबिक को मात्र शेक करने से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये आप लोग याद रखना। लियोफिलिक को हम लोग इंट्रिंसिक कॉलोइड कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लियोफिलिक को इंट्रिंसिक कॉलोइड कहा जाता है, बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन लियोफोबिक को हम लोग एक्सट्रिंसिक कॉलोइड कहते हैं और ये आसानी से प्रिपेयर नहीं होते। कॉपी के अंदर लिख लो, नहीं तो रह जाओगे। समझ में आता है? अब अगले फर्क पे चलते हैं। यहां पर लियोफिलिक पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली, द पार्टिकल ऑफ सोल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रिकल फील्ड। लियोफिलिक पार्टिकल्स की खास बात होती है कि अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली लियोफिलिक पार्टिकल जो है उनके चार्ज जो है एनोड और कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन लियोफोबिक पार्टिकल में वो मूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई गारंटी नहीं है। तो लियोफिलिक और लियोफोबिक में यह भी फर्क होता है। अब आगे आते हैं, द सॉलिड ऑब्टेन्ड आफ्टर इवेपोरेशन में बी रिकवर्ड। आप लियोफिलिक सोल को वापस से रिकवर कर सकते हो मात्र शेक करके, लेकिन लियोफोबिक सोल को आप रिकवर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हो गया कि जो लियोफिलिक सोल होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल मतलब आप उसको वापस बना सकते हो, लेकिन लियोफोबिक सोल इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, उनको वापस नहीं बनाया जा सकता अगर एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गए तो। सबको समझ में आ गया? ये खास बात होती है लियोफिलिक और लियोफोबिक की। लियोफिलिक सोल ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है। लियोफोबिक सोल बेसिकली अनस्टेबल होते हैं। सबको समझ में आया? अब हम और डिफरेंसेस को चेक कर लेते हैं। लियोफिलिक सोल में सरफेस टेंशन कम होती है क्योंकि प्यार ज्यादा होता है, प्यार ज्यादा तो टेंशन तो कम होगी ही। लेकिन लियोफोबिक सोल में सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होती है क्योंकि दे हेट ईच अदर। जहां पर हेट होती है वहां पर टेंशन तो होगी ही। आया समझ में? अब आते हैं आपके यहां पर लियोफिलिक सोल में जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है,
लियोफिलिक सॉल्ट में विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जबकि लियोफोबिक सॉल्ट में सेम विस्कोसिटी मिलेगी जैसा आपको डिस्पर्जन मीडियम दिखता है। तो यहां पर डिस्पर्जन मीडियम में लियोफिलिक सॉल्ट में विस्कोसिटी ज्यादा होती है, डिस्पर्जन मीडियम से इनकी टेंशन कम होती है, जबकि यहां पर आपको सेम मिलेगी, ज्यादा नहीं सेम, जैसा कि मीडियम वैसे ही इनका सॉल्यूशन का बिहेव होता है। इसका मतलब जब अब एग्जांपल चेक कर लो भैया, ये काम की चीज है। लियोफिलिक सॉल्ट के एग्जांपल जैसे कि गम, गम इज अ लियोफिलिक सॉल्ट। कैसे? गम में प्यार बढ़ता है, तो मतलब लियोफिलिक सॉल्ट आती है गम। इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च से आप लेवी बना सकते हो, प्यार बढ़ता है। जिलेटिन, जिलेटिन से जेली बना सकते हो, प्यार बढ़ता है। रबड़ से आप अपनी नफरतों को मिटा सकते हो, प्यार बढ़ता है। कैसे खतरनाक तरीके से मैंने क्या क्या चीजें बना दी, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने का तरीका है। मतलब गम बांटने से प्यार बढ़ता है, मतलब वो लियोफिलिक हो गया। स्टार्च से आप क्या बनाते हो? स्टार्च मतलब लेवी बना सकते हो, चिपका सकते हो किसी को, तो प्यार बढ़ गया। जिलेटिन से आप जाली बना सकते हो, किसी को खिलाओगे तो प्यार बढ़ेगा। रबड़ से आप अपनी टेंशन और अपनी नफरतों को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। देखो याद करने का तरीका, बचपन में मैं ऐसे याद करता था। अब किसको क्या पता लियोफिलिक कौन है, लियोफोबिक कौन है, तो तरीके तो पता होने चाहिए ना। तो तरीके क्या है? गम, स्टार्च, जिलेटिन, रबड़। रबड़ से आप अपनी नफरतों को मिटाओगे तो प्यार बढ़ेगा। कितना गंदा तरीका बताया, बट याद करने का तरीका है, सबको समझ में आ गया। और लियोफिलिक का मतलब बेटा, फिलिक मतलब प्यार ही तो होता है। अब कई लोग ऐसे, प्यार का क्या मतलब हो गया? फिलिक, लियोफिलिक। अब आते हैं यहां पर लियोफोबिक के ऊपर। लियोफोबिक का एग्जांपल क्या है? मेटल सल्फाइड सोल, मेटल सोल सब लियोफोबिक होते हैं, जरा आप चेक करो। मेटल सल्फाइड और मेटल के सोल सब लियोफोबिक होते हैं, सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे, अब बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड की। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड क्या होता है, पता है आपको? स्टार्च जो है वाटर में जाके मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड बनाता है। स्टार्च के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे आप इसको पानी में डालते हो, इनके पार्टिकल इस साइज में आ जाते हैं। समझो, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल आके इकट्ठा होते हैं। जैसे कि लड्डू देखा है आपने, लड्डू कैसे बनता है? छोटी छोटी बूंदियों को मिला के लड्डू बनाया जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे स्टार्च के पार्टिकल को जब आप पानी में डालते हो, एक बड़ा पार्टिकल बनता है। वो बड़ा पार्टिकल बेसिकली 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर में आ जाता है और कोलोइडल पार्टिकल बना डालता है। इसी को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? मल्टी मॉलिक्यूलर सबको क्लियर है? एग्जांपल कैसे दोगे इसका? एग्जांपल इसका होता है सोल ऑफ गोल्ड। सोल ऑफ गोल्ड एंड सल्फर इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, सोल्स ऑफ गोल्ड एंड सल्फर। गोल्ड और सल्फर के जो सोल होते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर के एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर के। मैक्रोमोलिक्यूलर में सीन ही नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूलर में एक पार्टिकल ही इतना बड़ा होता है कि वो कोलोइडल पार्टिकल की साइज में आ जाता है। मतलब समझो कोलोइडल पार्टिकल बनेगा कब? जब उसकी साइज कितनी होगी? यहां पर 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर में इतने पार्टिकल की साइज हुई तो वो कोलोइडल पार्टिकल कहलाएगा। उस साइज में अगर कोई अपने आप आ जाता है या उसको लाना पड़ता है तो वो अपने आप कोलोइडल पार्टिकल बन जाता है। मैक्रो वाले का सीन है कि अकेला पार्टिकल ही अपने आप को कोलोइडल पार्टिकल में बना डालता है। समझ में आया? लिखा हुआ है मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन आर ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। एक अकेला मॉलिक्यूल ही कोलोइडल पार्टिकल होता है। एग्जांपल के तौर पे पॉलीमर लाइक रबर। रबड़ बेसिकली एग्जांपल किसका है? मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आप लोग याद रखिएगा, रबड़, नायलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूलर के एग्जांपल हैं। लिख लो, काम आएगा। उसके अलावा प्रोटीन, एंजाइम, ये मैक्रोमोलिक्यूलर के एग्जांपल हैं। सबको क्लियर है? अब आप अपन बात करते हैं किसकी? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं क्यों। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कब बनते हैं? मान लो आपने ना कुछ कोलोइडल पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स लिए जिनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। ध्यान से समझना है इसको। अगर कोई सब्सटेंस की संख्या लो कॉन्सेंट्रेशन पे है तो वो क्या होते हैं? तो वो कोलोइडल पार्टिकल नहीं बनाते। लेकिन जैसे ही आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो वो कोलोइडल पार्टिकल बना लेते हैं। जरा समझो, ऐसे पार्टिकल्स बेसिकली जिनकी संख्या अगर कम है तो वो कोलोइडल पार्टिकल नहीं बना सकते, लेकिन अगर संख्या आपने बढ़ा दी तो वो कोलोइडल पार्टिकल बना लेंगे। उनको एसोसिएटेड कोलोइड्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे सबने मिशेल्स देखे होंगे, यस और नो? मिशेल्स किसने देखे? 10वीं क्लास में पढ़ा आपने। जिसने मिशेल देखा झूठ मत बोलना। 10वीं क्लास में आप लोगों को मिशेल दिखाए हैं जो कि साबुन और किससे? डिटर्जेंट से बनते हैं। याद है मिशेल?
मिशेल इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल, इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। मिशेल एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल होती है। और पता है आपको, मिशेल जिस टेम्परेचर पे बनता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और मिशेल जिस कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। ध्यान से जरा चेक कर लो, मिशेल ऐसे नहीं बनती, मिशेल के लिए कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं है कि एक दो पार्टी के लिए मिशेल बन गई। मिशेल का मतलब झाग समझो आप। तो झाग कैसे बनती है, जो मिशेल्स होती है वो कैसे बनती है, उनके लिए मिनिमम मात्रा चाहिए होती है। आप सर्फ को कभी पानी में घोलो, सर्फ की कम मात्रा झाग नहीं बनाएगी, लेकिन सर्फ की ज्यादा मात्रा अगर आपने कर दी तो वो अच्छा खासा झाग बना लेती है, जिसको हम लोग मिशेल कहते हैं। और मिशेल ऐसे फॉर्म नहीं होते, मिशेल के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, मिशेल के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ऐसे मिशेल फॉर्म नहीं होते। तो उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं जिस पे मिशेल बनता है, और उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं जिस पे मिशेल बनता है। आया समझ में? सबको क्लियर है ये बात? तो पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स। अब हम लोग ये बात करेंगे कि कोलोइडल सोल्स की प्रिपरेशन करोगे कैसे। अब यहां से आपका चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंगली शुरू हो रहा है। कोलोइडल सोल्स की प्रिपरेशन, पहला मेथड होता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम लोग ब्रीडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं। ब्रीडिंग आर्क मेथड से आप कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। सबको समझ में आ गया? इस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसके लिए आप खुद बताओ कि ब्रीडिंग आर्क मेथड किस में यूज किया जाता है? गोल्ड सोल बनाने में। यहां जरा चेक करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये किसके लिए यूज किया जाता है? गोल्ड के सोल बनाने में किया जाता है। गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो आपको ब्रीडिंग का आर्क मेथड यूज करना पड़ता है। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों को क्या लेना पड़ता है जरा आप चेक करो। यहां पर दो इलेक्ट्रोड की रोड लोगे, ठीक है, और यहां पर आप क्या करोगे? उसमें आर्क पैदा करोगे। जैसे ही आर्क, ये मान लो गोल्ड की रोड है और आपको गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो यहां पर जैसे ही आर्क पैदा करोगे तो यहां से गोल्ड के पार्टिकल एकदम से वेपराइज होंगे, क्योंकि आर्क है भाई साहब, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जिससे गोल्ड के पार्टिकल वेपराइज हुए। लेकिन आपने क्या कर रखा है? आपने आसपास में पानी भर के रखा है। ये पानी क्या करेगा? उस वेपराइज गोल्ड को फटाफट से किस में कन्वर्ट कर देगा? कंडेंस कर देगा। और कंडेंस होने के बाद, और साइड में यहां पर बर्फ है, ये आइस है, याद रखो ये आइस है, आइस भी रख रखी है, ये सारी आइस है, ये पानी है। और यहां पर जैसे ही आर्क की वजह से गोल्ड वेपराइज होगा, पानी उसको जरूर तुरंत कंडेंस कर देगा। कंडेंस करने के बाद वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और यहां से कोलोइडल पार्टिकल तैयार हो जाएंगे। इस तरह से गोल्ड के सोल को तैयार करते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड से। बहुत सिंपल है, आर्क पैदा करके हम लोग यहां पर पार्टिकल्स को तैयार करते हैं। सराउंडिंग में बर्फ होती है जो कि उसको तुरंत कंडेंस कर देती है। क्लियर हो गया? दूसरा होता है पेपेटाइजेशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपेटाइजेशन। पेपेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मान लो आपकी छाछ, बेसिकली छाछ का व्हाइट व्हाइट नीचे आ गया और पानी पानी ऊपर, तो आप सिर्फ शेक करने से क्या करते हो? वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हो। उसी को पेपेटाइजेशन भी कहते हैं। तो पेपेटाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस इनटू कोलोइडल बाय शेकिंग। बस यहां पर खास बात यह होती है कि आपको सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। मान लो कि आपके पास है ना, जरा चेक करो, कंटेनर के अंदर आपके पास है ना पीपीटी है। अब ये पीपीटी तो नीचे बैठा हुआ है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन तो नहीं है। अब मान लो कि इसको कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलना है, तो आप इसके अंदर है ना सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालो, और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के इसको ऐसे करके हिला लो या ऐसे करके शेक कर लो। जैसे ही आप शेक करोगे तो वहां पर आपका कोलोइडल पार्टिकल तैयार हो गया। इसी को पेपेटाइजेशन कहते हैं। क्या ये पेपेटाइजेशन की इक्वेशन हार्ड है? क्या इसकी डेफिनेशन हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। पेपेटाइजेशन का मतलब बहुत आसान है, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालो और फटाफट से क्या करो? उसको शेक कर लो। शेक करने के बाद कोलोइडल पार्टिकल तैयार। अब यहां पर पेपेटाइजेशन से किसको तैयार करते हो जरा आप चेक करो। पेपेटाइजेशन से FeOH का अगर आपके पास पीपीटी बना हुआ है, आपको बताता हूं, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी को अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलना चाहते हो तो आपको FeCl3 डालना पड़ता है। FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। और अगर आप मान लो कि AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी को अगर आप कोलोइडल पार्टिकल में बदलना चाहते हो तो आपको इसके अंदर क्या डालना पड़ता है? यस, AgNO3। जरा आप चेक करो, या फिर आप इसमें Ki डाल दो। इससे क्या होगा? और बस डालने के बाद आप थोड़ा सा हिलाओ इसको ऐसे से करके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेपेटाइजेशन कहते हैं इसको। ये कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहां पर आपको सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया इलेक्ट्रोलाइट यहां पर बार बार डालना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट को अलग भी करना पड़ेगा, वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा आपके पास तरीका होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से आप कोलोइडल पार्टिकल तैयार कर सकते हो। कैसे? आपने यहां पर आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने H2S से करवाई, जिसको बोलते हैं सल्फर हाइड्रोक्साइड। जैसे आप आर्सेनिक ऑक्साइड की सल्फर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल पार्टिकल तैयार हो जाएगा केमिकल रिएक्शन से। अब ये कोलोइडल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब आपके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से लेके 10³ नैनोमीटर तक आ जाए तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है, बात खत्म। तो आर्सेनिक सल्फाइड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जो कि आप केमिकल रिएक्शन से बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं डबल डीकंपोजिशन। आप ये काम रिडक्शन से भी कर सकते हो। मान लो आपने गोल्ड क्लोराइड लिया, उसकी आपने रिएक्शन करवा दी टिन क्लोराइड से, तो यहां पे गोल्ड का सोल तैयार हो गया। गोल्ड अलग हो गया, गोल्ड का सोल। और ये गोल्ड का सोल किससे तैयार किया आपने? रिडक्शन से। यहां पे गोल्ड को आपने बाहर निकाल लिया। आप ये काम ऑक्सीडेशन से भी करवा सकते हो। मान लो आपने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन की रिएक्शन आपने H2S से करवाई। जैसे आपने H2S से करवाई, HBr और सल्फर, HBr बाहर निकल गया और यहां पर सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन आपने तैयार कैसे किया? जब आपने ब्रोमीन की रिएक्शन H2S से करवाई। आप ये काम हाइड्रोलिसिस से भी करवा सकते हो। मान लो आपने फेरिक क्लोराइड लिया, उसको पानी में डाला, तो ये तुरंत आप लोगों को क्या करेगा? ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करके दे देगा। तो इस तरह से आप लोग यहां पर केमिकल रिएक्शन करवा के कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। सबको समझ में आ गया? अब भैया आपने जब कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है ना, तो आप लोगों ने बार बार उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उस इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं? अब आते हैं हम लोग बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे करते हैं? प्यूरिफिकेशन तो आपको समझाता हूं। कोई भी आप कोलोइडल सॉल्यूशन लो, उसका प्यूरिफिकेशन का मतलब यह हो गया कि आपका कोलोइडल सॉल्यूशन अलग हो जाए और उसमें से जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो अलग बाहर निकल जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसके कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो इसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं। अब प्यूरिफिकेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है डायलिसिस। डायलिसिस करके आप इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल सकते हो। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये काम करके इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके। और तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब मैं तीनों समझाता हूं आपको। आपको करना क्या है? आप लोगों को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना है। मैं करके दिखाता हूं। आप देखो, सबसे पहले आप क्या करो, बहुत सिंपल है, जरा आप चेक करो। आप अपना कोलोइडल सॉल्यूशन लो, आप यहां पर क्या करो, एक कंटेनर लो। जैसे मम्मी घर पे देखे हो, मम्मी छेना अलग करती है दूध से। छेना कभी अलग करवाए हो तुम? या चाय से पत्ती अलग करवा, चाय पत्ती से चाय अलग किए हो तुम? सेम काम करना है तुम्हें, घर पे तुमने बहुत बार किया है। क्या करोगे? उसमें ऊपर एक छन्नी लगाओ और आप क्या करो, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन को पास कराओ। तो आपको पता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, तो वो छन्नी के ऊपर रह जाएगी। समझ में आया? और नीचे क्या इकट्ठा हो जाएगा? नीचे इलेक्ट्रोलाइट इकट्ठा हो जाएगा। सेम काम आप डायलिसिस में भी ऐसा ही करते हो। डायलिसिस में क्या करते हो? आपने क्या किया डायलिसिस में? देखो, डायलिसिस का तरीका समझाता हूं। डायलिसिस में आपको क्या करना है, एक आपने ना इस तरह का ना बोरी टाइप का बैग लेना है। उस बैग के अंदर आपको इसको पर्चमेंट बैग बोलते हैं। इस पर्चमेंट बैग में आप लोगों को कोलोइडल सॉल्यूशन भरना है। क्या भरना है? कोलोइडल सॉल्यूशन भरना है। अब आप क्या करो, अब आप इसमें तेज गति से पानी प्रवाह करवाओ, तेज गति से वाटर का फ्लो करवाओ। यहां से फुल्ली फोर्स से वाटर फ्लो करवाओगे ना, तो ये वाटर क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रोलाइट को लेता हुआ बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल छोटे होते हैं। अगर आपने वाटर फ्लो करवाया तो यहां से बैग से, पर्चमेंट बैग से यहां से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपके पास? अंदर आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। कोलोइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल की साइज बड़ी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की पार्टिकल की साइज छोटी होती है। इसको डायलिसिस कहते हैं। समझ में आ गया? इसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं, इसी को डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस के मतलब ये होता है कि आप सेपरेशन कर रहे हो कोलोइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रोलाइट से, बात खत्म। इसको डायलिसिस कहते हैं। पर्चमेंट पेपर से करते हो या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से करते हो। ये वही है मेम्ब्रेन जो आपने कहां पे यूज की थी, बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर में भी यूज करी थी। डायलिसिस के बाद आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये काम आप फास्ट भी कर सकते हो। कैसे? सेम काम कराओ, लेकिन आप ये काम किससे करवाओगे? आप ये सारा का सारा काम कराओगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का कैसे कराओगे, जरा आप देख करो। मैं यहां पर एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। मान लो अब आपने क्या किया, सेम कंटेनर लिया, सेम कंटेनर जो आपने पहले लिया था। डायग्राम को चेक कर लेना। सेम कंटेनर आपने लिया और उस कंटेनर में आपने पर्चमेंट बैग को डाल दिया। ये पर्चमेंट बैग है, सबको दिखाई दे रहा है पर्चमेंट बैग। तो सेम कंटेनर और पर्चमेंट बैग डाल दिया। अब आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव
पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। आप यहां पे पानी का फ्लो भी करवा रहे हो। अब यहां से इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकालने हैं। आपने जैसे ही मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है कि इसमें K प्लस होगा या फिर Cl माइनस होगा। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लो, जैसे KCl डाला मान लो, तो K प्लस किस तरफ मूव करेगा? माइनस की तरफ। Cl माइनस कहां मूव करेगा? प्लस की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा आपके पास? इसके अंदर बचेगा कोलोइडल सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। सबको समझ में आया इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? चलिए अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस में। अब आगे चलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? भाई साहब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है? क्रिस्टलोइड की फॉर्म में कोलोइड्स बाहर निकालते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको अल्ट्रा थिन आप लोगों को मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ती है, अल्ट्रा थिन मेम्ब्रेन। जरा आप देख लो फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर देखियो कभी, जो बहुत ही पतला होता है। छन्नी देखियो हो, पानी को छानने की छन्नी, तो बस वो अल्ट्रा फिल्टर को यूज करोगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाएंगे और आपका कोलोइडल पार्टिकल अलग हो जाएगा। खत्म, या छन्नियां यूज करो, बात खत्म। सबको समझ में आया? अब आपकी मजे की बात आते हैं। मजे की बात, आपको सबको पता है कि कोलोइडल पार्टिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी आप लोगों को लाइट का पाथ नहीं दिखाएगा। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी लाइट का पाथ नहीं दिखाएगा, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल आप लोगों को लाइट का पाथ भी दिखाएगा। समझ में आ गया? ये देखो कोलोइडल पार्टिकल आपको लाइट का पाथ दिखा रहा है, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है, तो बचपन में पढ़ते आ रहे हो आप। सबको समझ में आ गया? तो कोलोइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? लाइट के पाथ को दिखाना। इसके अलावा होता है काइनेटिक प्रॉपर्टी यानी ब्राउनियन मोशन। जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं बेसिकली वो रैंडम मूव करते हैं, रैंडम, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं, जिगजैग मोशन, जिगजैग 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 मोशन ऐसे करके। तो ये क्या होता है? इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउनी ने दिया था, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और आपके कोलोइडल पार्टिकल जिगजैग 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 मोशन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने काफी स्लाइड पढ़ ली, मैं थोड़ा एक गिलास पानी पी लेता हूं और आप लोग अब हमारे पास असली टॉपिक आने वाला है। इतने में इस लड़के के डांस मूव को एंजॉय कर लो। इस लड़के के डांस मूव को एंजॉय कर लो। कर लिया सब लोगों ने एंजॉय? चैट में लिखो जिसने एंजॉय कर लिया। टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मोशन हो गया। जिसका दिल बड़ा है वो लाइक जरूर करना बच्चों, दिल बड़ा तो लाइक जरूर करना यार। आप खुद देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं और अपना 2 घंटे होने वाले हैं, 7 मिनट बचे हैं। आप थोड़ा सा ये पार्टिकल, मात्र 10 मिनट में आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अगला। आपको मैं ये बता देता हूं, हर एक कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। हर एक कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। आपका हर एक कोलोइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होता है। आपका हर एक कोलोइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या तो फिर नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हुए हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ी देर में बताऊंगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन तो बनता ही ऐसे है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं चलो। क्योंकि उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से घेर लेते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तभी तो साइज बढ़ता है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। चार्ज का ओरिजिन होता कैसे है? सवाल है कि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज का ओरिजिन होता कैसे? कैसे आता है चार्ज कोलोइडल पार्टिकल पे? मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट लिया। तो सिल्वर नाइट्रेट कोलोइडल पार्टिकल नहीं है। अब सिल्वर नाइट्रेट की आपने क्या किया, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दी। तो सोडियम आयोडाइड बेसिकली क्या करेगा? यहां पे सोडियम आयोडाइड आपने एक्सेस में लिया है। सोडियम आयोडाइड आपने कैसे लिया है? एक्सेस में ले लिया। अब ये क्या करेगा? यहां पर आपको खुद को पता है कि जब भी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो यहां पर AgI बनाएगा। अब AgI क्या करता है? AgI अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यहां पर क्या करेगा, अपने चारों तरफ, क्योंकि आपको पता है कि NaI आपने एक्सेस में लिया है तो यहां पर I माइनस आयन होंगे। ये क्या करता है, अपनी चॉइस से I माइनस आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं थोड़ी देर में बताता हूं। AgI पार्टिकल ले अपने चारों तरफ I माइनस का लेयर बना लिया। अब इससे क्या हुआ, I माइनस के लेयर से फायदा यह हो गया कि बेसिकली ये I माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साइज उतनी की उतनी रहेगी और एक कोलोइडल पार्टिकल तैयार हो गया आपका। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। जरा समझो कोलोइडल पार्टिकल तैयार कैसे हो रहा है। कोलोइडल पार्टिकल को तैयार करने का तरीका क्या है, जरा आप उसको समझो। यहां पर तैयार करने का तरीका है कि आप AgNO3 लो, उसकी रिएक्शन NaI से कराओ, NaI की क्वांटिटी आप एक्सेस में लेना।
यहां पर ये AgI क्या करेगा, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करेगा I माइनस आयन का, और अपने साथ में चिपका लेता है इन आयंस को। अब I माइनस अगर चिपके हैं तो उसके बाहर Na प्लस भी होगा, Na प्लस भी अपनी लेयर बना लेता है, तो यहां पर आयंस की लेयर बन जाती है। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कोलोइडल पार्टिकल, उस पे नेगेटिव आयन की लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर बन गई नेगेटिव आयंस की, और उसके बाहर पॉजिटिव आयन की लेयर। तो ये इस तरह से आयंस की लेयर ही तो इनको कोलोइडल पार्टिकल बना रही है। आ जाओ मैं और दिखा दूं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा आप चेक करो, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, इन्हीं को कहा जाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। अब मैं और डिटेल में बताता हूं। मान लो कि आपने इस बार NaI लिया और AgNO3 आपने क्या किया, NaI का रिएक्शन AgNO3 से करवाया, और यहां पर अब की बार AgNO3 एक्सेस में लिया। अब अगर आपने AgNO3 एक्सेस में लिया तो अब AgI क्या करेगा, Ag प्लस आयन को अपने साथ में क्या करेगा, प्रिफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लेगा सरफेस पे। तो बेसिकली जिस आयन को वो एड्सॉर्ब कर रहा है बेसिकली वो वैसा ही हो जाता है। तो यहां पर ये आपका पॉजिटिव कोलॉइड है, और जो पीछे वाला क्या था वो नेगेटिव कोलॉइड था। समझ में आ गया? इस तरह से चार्जेस डेवलप होते हैं। यहां पर Ag प्लस आयन को एड्सॉर्ब करना उसका प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसका प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कहलाता है। सबको समझ में आ गया? इस तरह से पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आते हैं। अब यहां पर जो टेबल दिखा रहा हूं, सवाल इससे पक्का आएगा, जरा आप चेक करो। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल की एक टेबल बनी हुई है। अब इसको आप जरा चेक करना। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज में कौन आता है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। जरा आप चेक करो, Al2O3H2O, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे कि CrO3 और H2O, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। Fe2O3.H2O, ये हाइड्रेटेड पार्टिकल सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसके अलावा जो बेसिक डाइज होती हैं आपकी, याद कर लो बेटा, इस पे सवाल आएगा। जो आपके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बेसिक डाइज जो होती है बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जैसे कि मिथिनिल, मिथाइलिन, ब्लू, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज सोल है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, भाई साहब ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है। आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज सोल है। इसके अलावा ऑक्साइड्स सब पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड का जो सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। तो नेगेटिवली चार्ज सोल कौन होता है? तो नेगेटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल दे रहा हूं, जरा आप चेक करना कौन कौन से हैं। जैसे कि कॉपर, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के जो सोल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, जैसे कि एंटीमनी सल्फाइड। जो मेटल के सल्फाइड होते हैं बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड। इसके अलावा जो एसिडिक डाई होती हैं, देखो बेसिक डाई किसमें आ रही थी, बेसिक डाई आ रही थी आपकी पॉजिटिवली में, तो एसिडिक डाई किसमें आती हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल में आती हैं। एसिडिक डाई नेगेटिव चार्ज सोल में आती हैं, जैसे कि इओसिन, जैसे कि कॉन्गो रेड सोल। इसके अलावा स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल है। भाई साहब सवाल तो इसी में बनता है, लिखो स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, नेगेटिवली चार्ज सोल है। सबको समझ में आया? अब मजे की बात देखो, क्योंकि हमें पता लग गया कि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है। अब अगर मान लो कि कोलोइडल पार्टिकल को तोड़ना है, उनकी कोलोइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी को छीनना है, तो क्या करो, आप पॉजिटिव चार्ज वाले को नेगेटिव के साथ मिक्स कर दो, तो वो कोलोइडल पार्टिकल खत्म हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ मिक्स कर दो तो कोलोइडल पार्टिकल खत्म हो जाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे ये काम हो सकता है। अब मजे की बात देखो भैया, यहां पे आप जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो और मान लो कि डिस्पर्ज फेज माइग्रेट करता है, समझना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो आपके कोलोइडल पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पीपीटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। समझ में आ गया? देखो जब तक चार्ज है तब तक कोलोइडल पार्टिकल है, डिस्चार्ज हो गया तो कोलोइडल पार्टिकल खत्म, वो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। अब मान लो कि आपके चार्ज फ्लो करवाने पर डिस्पर्ज फेज माइग्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा लिख लो, काम आएगा। आपके चार्ज फ्लो करवाने पर अगर आपके डिस्पर्ज फेज मूव होता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, लेकिन अगर डिस्पर्जन मीडियम फ्लो हुआ तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। यह सवाल आपसे पूछा भी था।
आप देखो यहां पर क्या कर सकते हो, डिस्पर्जन मीडियम हुआ तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, डिस्पर्ज फेज हुआ तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा लिख लो, काम आएगा। अब तो 10 ही मिनट का चैप्टर बचा है, देख लो। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब जो आपका डिस्पर्ज फेज मूव करता है, कैसे मूव करेगा बताता हूं। मान लो कि आपने ना इस यूट्यूब को लिया, इस यूट्यूब में आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन इलेक्ट्रोड को आप क्या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या होगा, जो आपके, और इसके अंदर आपने क्या किया, सोल भर दिया। तो अगर सोल के अंदर कोलोइडल पार्टिकल होंगे, और मान लो आपका सोल जो है कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिवली चार्ज है तो कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। जाके वो क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद कोलोइडल पार्टिकल्स खत्म। तो बेसिकली यहां पर कोलोइडल पार्टिकल खत्म हो गए। तो जब आपकी डिस्पर्ज फेज मूव कर रही है तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। लिख लो, काम आएगा, कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? 10 ही मिनट का चैप्टर बचा, खत्म होने वाला है। सबको क्लियर हो गया? अब आप चेक करो, ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज। जितने भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उनके सबके चार्ज सेम होते हैं। और मान लो कि मैं उनके चार्ज को रिमूव कर दूं, तो मान लो कि मैं उनके चार्ज को रिमूव कर दूं, तो अब जरा समझो, ये जरा देखो, ये मान लो कि आपके पास है ना कोलोइडल पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। दे हेट ईच अदर, वो एक दूसरे को नफरत करेंगे। पर मान लो अगर मैंने इनके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो बेटा आके नीचे गिर जाएंगे। ये यहां पर गिरेगा, ये यहां पर गिरेगा, ये चिपक जाएंगे आपस में। चिपकते ही वो क्या बना लिया उन्होंने, पीपीटी। जरा समझो, प्रेसिपिटेट बना लिया। तो मतलब समझो, अगर आपने कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को खत्म कर दिया तो वो बेसिकली प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और पीपीटी बन गई। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोएगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। कोलोइडल पार्टिकल को नीचे बिठा दो, उनको प्रेसिपिटेट करवा दो, उनकी ऐसी तैसी कर दो, बात खत्म। इसी को कोएगुलेशन कहा जाता है। सबको समझ में आ गया कोएगुलेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन का मतलब क्या है, कोएगुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ चार्ज ऑन दी कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर से चार्ज को खत्म कर देना कोएगुलेशन कहलाता है। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं भैया, मेथड कितने कोएगुलेशन के। पहला मेथड है फ्रीजिंग। आप बॉईल कर दो, फ्रीज कर दो, चार्ज खत्म हो जाएगा उनका, नीचे बैठ जाएंगे वो। आपको पता होना चाहिए, आप जब लस्सी को फ्रिज में रख दो आप, वो तुरंत क्या होगी, जब ज्यादा कूल करोगे तो आसानी से उसके व्हाइट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो कूलिंग करने से या हॉटनेस से आपकी फ्रीजिंग या फिर कूलिंग से कोएगुलेशन हो जाता है। ये आपको बचपन से पता है। आपकी लस्सी या छाछ को जब आप फ्रिज में रखते हो तो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, पता है ना आपको, उसको कोएगुलेशन कहते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी पढ़ के आए हो तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ही आप यहां पर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, और मान लो आपका सोल नेगेटिवली चार्ज है, तो कहां जाएगा वो, पॉजिटिव की तरफ, और जाके वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, बात खत्म। इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। खत्म होने वाला चैप्टर, 10 ही मिनट का बचा है, पूरा करके जाओ। उसके बाद आते हैं, अगर आप मान लो कि उसके अंदर है ना, मान लो अपोजिट चार्ज ही ऐड कर दो। आपका कोलोइडल पार्टिकल, जरा समझो, ये ना आपका कोलोइडल सोल था जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, तो ये हेट ईच अदर। मान लो मैं ऊपर से नेगेटिव चार्ज को डाल देता हूं, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ मिक्स होके डिस्चार्ज करके नीचे बिठा देगा। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मिक्स होकर डिस्चार्ज करके नीचे बिठा देगा। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मिक्स होकर डिस्चार्ज करके नीचे बिठा देगा, पीपीटी बन गया आपका। तो यहां पर कोएगुलेशन आप सोल को ऐड करके भी बना सकते हो। सबको समझ में आ गया? जैसे कि आप मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर कोई सोल है जो कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप उसमें क्या करो, या आर्सेनिक सल्फाइड का सोल डालो जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स करके क्या पीपीटी बना लेंगे, इसको कोएगुलेशन कहते हैं। तो एक पॉजिटिव सोल और एक नेगेटिव सोल को ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, आपका क्या होगा, आपका कोएगुलेशन हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। सबको समझ में आ गया? 3 मेथड होते हैं, सबको समझ में आया? अब आते हैं अपन हार्डी सुलजे रूल पर। किस पर आ गए हम लोग, हार्डी सुलजे का रूल है। हार्डी सुलजे ये कहता है आपसे कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, चाहे जितना ज्यादा पॉजिटिव चाहे जितना ज्यादा नेगेटिव, किसी भी आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होती है, उसकी प्रेसिपिटेशन पावर उतनी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है, सोडियम की और भी कम है। हार्डी सुलजे ये कहता है कि जितना ज्यादा किसी आयन पे चार्ज होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, चाहे वो चार्ज कैसा भी हो। अगर मैं बोलूं कि देखो पॉजिटिव का पॉजिटिव से कंपैरिजन होगा और नेगेटिव का नेगेटिव से कंपैरिजन होगा, यहां पर एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है तो यहां पर फोस्फेट आयन की ज्यादा होती है, क्योंकि फोस्फेट आयन पे माइनस का 3 चार्ज सबसे ज्यादा है।
फिर सल्फेट पर कितना है -2 और क्लोरीन पे कितना है -1। तो कोएगुलेशन पावर, पावर किसकी ज्यादा है? फॉस्फेट की। यहां पर किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की। अब तो खत्म होने वाला है। अब आ गया हमारा गोल्ड नंबर। अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, गोल्ड नंबर। भाई साहब ये जो टॉपिक है ना, ये ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि गोल्ड नंबर होता क्या है। मजे की बात, जिसकी गोल्ड नंबर ज्यादा होती है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होती है, जिसकी गोल्ड नंबर कम होती है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होती है। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गोल्ड नंबर होता क्या है भाई साहब? तो ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सब लोग बेटा ध्यान से समझना। अब तो 5 ही मिनट लूंगा, उसके बाद चैप्टर आपका खत्म, ठीक है? तो गोल्ड नंबर पे हम लोग पहुंच गए, पेशेंस रखना, ठीक है? देखो गोल्ड नंबर, मान लो कि आपने ना 2 टेस्ट ट्यूब ले रखी हैं, ये पहली और ये दूसरी। तो पहले वाले में मान लो आपने लियोफिलिक गोल्ड सोल भर रखा है, कैसा? लियोफिलिक। दूसरे वाले में आपने भर रखा है लियोफोबिक, कैसा भर रखा है? लियोफोबिक। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, अगर आपको इनको कोएगुलेट करना है तो आप क्या करो, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। अगर मान लो आप इसके अंदर NaCl डाल रहे हो और इसके अंदर भी NaCl डाल रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लियोफोबिक सोल बड़े आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लियोफोबिक हैं, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, इनके ऊपर है ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। लियोफोबिक सोल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, और अगर आपने इसके अंदर NaCl डाल दिया तो ये आसानी से नीचे बैठ जाता है। लेकिन लियोफिलिक सोल आसानी से नीचे नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि लियोफिलिक सोल के ऊपर पानी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। पानी खुद भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से इनका कोएगुलेशन आसान नहीं होता। लियोफिलिक सोल का कोएगुलेशन आसान नहीं होता। अब हम क्या करें? तो मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब क्या करो, देखो लियोफिलिक सोल का कोएगुलेशन आसान नहीं है, लियोफोबिक का आसान है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर लियोफिलिक सोल को लियोफोबिक में डाल दूं, ध्यान से समझना, अगर मैंने लियोफिलिक सोल को लियोफोबिक में डाल दिया तो वो क्या करेगा? लियोफोबिक सोल को कोएगुलेट होने ही नहीं देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो गोल्ड नंबर का सीन क्या है? मतलब बड़ा साफ है, आप कितनी मात्रा डाल रहे हो लियोफिलिक सोल की, जिससे लियोफोबिक सोल का कोएगुलेशन कम हो जाए, लियोफोबिक सोल का कोएगुलेशन हो ही ना पाए, उसी को गोल्ड नंबर कहते हैं भाई साहब। और जितनी कम मात्रा इस्तेमाल करोगे, मान लो कम ही मात्रा में काम हो गया, थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर डाला और तुम्हारा लियोफोबिक सोल जो है प्रोटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब कम मात्रा है। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया? उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। सबको समझ में आ गया? ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव पावर के बारे में और डिटेल में बता देता हूं। जरा आप इसको डिटेल में बता देता हूं, जरा आप इसको समझ लेना। अगर आपने टेबल देख ली तो आपका काम हो गया। मैं आपको बताता हूं, ये गोल्ड नंबर दे रखा है और ये रेसिप्रोकल दे रखा है। रेसिप्रोकल उसकी पावर को बताता है, जितना गोल्ड नंबर कम उसकी पावर उतनी ज्यादा। जिलेटिन की गोल्ड नंबर सबसे कम होती है, नोट कर लो। गोल्ड नंबर का मतलब क्या है? गोल्ड नंबर का मतलब है क्वांटिटी। जिलेटिन की कम क्वांटिटी आपके लियोफोबिक कॉलॉइड को क्या कर देती है? प्रोटेक्ट। क्वांटिटी कम में प्रोटेक्ट हो जाता है, उसकी पावर ज्यादा है। आ रहा है सबको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करो। तो यहां पर जिलेटिन की गोल्ड नंबर सबसे कम होती है तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होती है। यहां पर कैसीन की गोल्ड नंबर सेकंड नंबर पर आ रही है, कैसीन, तो प्रोटेक्टिव पावर सेकंड नंबर पर आएगी। हीमोग्लोबिन तीसरे नंबर पर है तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर तीसरे नंबर की है। समझ में आ रहा है? गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा। तो आपका यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है? गोल्ड नंबर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, पीपी। इसका मतलब यह है कि कम मात्रा में वो प्रोटेक्ट कर रहा है। कम मात्रा मतलब गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा। आ रहा है सबको समझ में? ये मतलब निकलता है इसका, सिंपल सी बात है। तो जिसका गोल्ड नंबर कम है उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होती है। बात यहां पर खत्म हो गया। सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव पावर किसकी है? जिलेटिन की, क्योंकि उसका गोल्ड नंबर कम है। अब अपन एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गए, अब काम खत्म हो गया। जिलेटिन की लो प्रोटेक्टिव पावर होती है। अब अपन चलते हैं लास्ट इमल्शन की तरफ, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। इमल्शन कैसे बनता है? इमल्शन आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को लेते हो और मिक्स करते हो, इमल्शन बनता है। इमल्शन दो तरह का होता है। पहला होता है ऑयल इनटू वाटर, जब आप ऑयल को पानी में डाल दोगे तो इमल्शन बनेगा। दूसरा होता है वाटर इनटू ऑयल, दो तरह का होता है। सबको समझ में आ गया? अब यहां पर देखो, ऑयल इनटू वाटर का मतलब ऑयल डिस्पर्ज फेज होती है और वाटर डिस्पर्जन मीडियम होता है। जैसे कि मिल्क, दूध, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ ऑयल इनटू वाटर। समझ में आ गया? मिल्क जो दूध है उसका एग्जांपल किसका है? ऑयल इनटू वाटर का। और वाटर इनटू ऑयल का एग्जांपल मतलब वाटर यहां पर डिस्पर्ज फेज होगी और ऑयल यहां पर डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो इन दैट केस एग्जांपल क्या बनेगा? जरा आप चेक करो।
यस, कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल इज एग्जांपल ऑफ वाटर इनटू ऑयल। सबको समझ में आ गया? इसी को इमल्शन कहते हैं। इमल्शन का मतलब क्या होता है? लिक्विड डिस्पर्ज इनटू अनदर इमिसिबल लिक्विड। एक ऐसा कोई लिक्विड है जो दूसरे लिक्विड में आपने मिक्स करने की कोशिश करी है, उससे जो आपके पास कोलोइडल पार्टिकल बनते हैं उसको इमल्शन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? आप ले लो पानी, पानी ले लिया, पानी और ऑयल को मिक्स करो। लेकिन पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। जब भी आप पानी और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करोगे, पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर तैरने लगेगा। इसके लिए आप क्या करो? उसके अंदर इमल्सिफाई रीएजेंट डालो। इमल्सिफाई रीएजेंट का मतलब आप उसके अंदर क्या डालो? उसका डिटर्जेंट डाल दो। डिटर्जेंट अगर आपने डाल दिया तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से लोग उल्लू बनाते हैं बेटा, ये इसको इमल्शन कहते हैं बेटा। दो चीजें मिक्स नहीं होती, लेकिन उसको मिक्स करने का तरीका होता है। उसको इमल्सिफाई रीएजेंट डाल दो, वो भी मिक्स होने लग जाएंगी। जरा समझो, यहां पर बड़ा जबरदस्त वाला खेल है केमिस्ट्री का। तो इमल्शन कैसे बनता है? जब आप इमल्सिफाई रीएजेंट और डिस्पर्जन मीडियम और साथ में डिस्पर्ज फेज, जब आप इमल्सिफाई रीएजेंट लेते हो तो उसकी मदद से आप ऐसी चीजों को मिक्स कर सकते हो जो कि मिक्स नहीं होती। आया सबको समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ गया? और ये कहां पे काम लेते हो आप? सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से इस चीज को काम लिया जाता है। इमल्सिफाई रीएजेंट के तौर पे आप साबुन को या फिर डिटर्जेंट को इस्तेमाल करते हो। देख लो, अब कई बार बोलते हैं ना कि वो फलाना दूध वाला डिटर्जेंट डाल रहा था, है ना, आपके खोए में डिटर्जेंट मिला, तो बेटा ये होता है वो। आया सबको समझ में? अब डी इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? डी इमल्सिफाई का मतलब होता है आप दोनों लिक्विड को अलग कर दो, उसको डी इमल्सिफाई कहते हैं। अब दोनों लिक्विड को अलग करने का तरीका क्या है? मेथड है उसके दो। पहला, इमल्शन कैन बी ब्रोकन बाय हीटिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करो। मतलब समझो जरा, अगर आप दो लिक्विड को अलग करना चाहते हो, उसका तरीका क्या है? दो लिक्विड जो कि आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन जबरदस्ती आपने मिक्स करवा दिया, डिटर्जेंट ऐड करा के, सोप ऐड करा के मिक्स करा दिया, उसको अलग करने का तरीका क्या है? उसको हीट करो, सेंट्रीफ्यूगेशन करो उसकी, बार बार उसको चक्कर कटवाओ ऐसे करके। देखा है कभी हलवाई को? देखा है हलवाई क्या करता है? हलवाई मिठाइयां बनाने के लिए पहले वो खोया तैयार करता है। वही वाला सीन है यहां पे। तो लार्ज अमाउंट में जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो तो अलग हो जाती है दोनों लिक्विड। और उसके अलावा तरीका क्या है? केमिकल डिस्ट्रक्शन भी इसका एक तरीका है। एसिड ऐड कर दो, तब भी आपकी डिमल्सिफिकेशन हो जाएगा। एक एसिड ऐड करने से डिमल्सिफिकेशन हो जाता है। फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट है कि आप एप्लीकेशन क्या है कोलोइडल पार्टिकल्स की? कोलोइडल पार्टिकल्स की एप्लीकेशन बहुत है। मेडिसिन बनाने में काम आती है, सीवेज डिस्पोजल्स बनाने में काम आती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, उसके अलावा क्लिनजिंग ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, स्मोक प्रेसिपिटेशन, इसके अलावा फोटोग्राफी, आर्टिफिशियल रेन, स्मोक स्क्रीन, रबर इंडस्ट्री, ट्रेनिंग एंड लेदर इंडस्ट्री। भाई साहब जरा काम देख लो आप, इतनी जगह पे आपका ये एप्लीकेशन पार्ट है कोलोइडल पार्टिकल का। और यहां पर हमने, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल अगर आपका बड़ा है, इस लड़की का डांस भी देख लो तुम लोग, लास्ट में जाते जाते धूम मचा ले। हमारा तीसरा वाला चैप्टर खत्म हो गया, सरफेस केमिस्ट्री वी हैव डन। और कल हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बहुतेरे सवाल करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो कल सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और एक सरप्राइज क्वेश्चंस भी होंगे आपके लिए। तो धूम मचाले, धूम मचाले। ये बताओ कि आपको ये हिप हॉप डांस कैसा लग रहा है? और अगर आपका दिल बड़ा है तो सेशन को लाइक जरूर करके जाना। जो सेशन को लाइक कर रहा है वो मुझे चैट सेक्शन में लिखे कि सर हमने लाइक कर दिया। कौन कौन मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने लाइक किया? मैं लगातार 2.25 घंटे से पढ़ा रहा हूं और अब मेरा गला पूरी तरह से